अरे भाई, बैठ गए आराम से। बढ़िया हो। चलिए, अपन जनरली बात करने वाले हैं। ज्योग्राफी में अपन ने सबसे पहले जो बात करी थी जनरल इंट्रोडक्शन के अंतर्गत है कि ज्योग्राफी जो वर्ड है, ये वर्ड कहाँ से लिया गया है। तो अपन ने बात करी थी, इसमें ग्रीक भाषा का शब्द है और इसके फाउंडर जो थे वो कौन थे, इरेटोस्थनीज। ठीक है। और इरेटोस्थनीज महोदय ने इसके लिए जो शब्द यूज में लिया वो शब्द कौन सा था, जियोग्राफिया। उन्हें ग्रीक भाषा में कौन सा शब्द दिया था, ज्योग्राफिया दिया था, और उसी से क्या बना हुआ है, ज्योग्राफी बना हुआ है। तो दो शब्दों के योग से मिलकर बना है। दो शब्द कौन कौन से थे, एक शब्द था आपका कौन सा, जियो, और एक शब्द था आपका कौन सा, ग्राफोस। जियो मीन्स क्या होता है, अर्थ, और ग्राफोस मीन्स जो होता है वो क्या होता है, वर्णन या अध्ययन करना। तो सामान्य शब्दों में अपन ने जो ज्योग्राफी का अर्थ बोला वो क्या था, पृथ्वी का अध्ययन करना या वर्णन करना। लेकिन यदि अपन पारिभाषिक तौर पर बोले कि परिभाषा के तौर पर बोलना चाहिए, तो अपन को ऐसे बोलना पड़ेगा, वे भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले भौतिक व मानवीय तथ्यों के मध्य मिलने वाले अंतर संबंधों का क्या किया जाता है, वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ले देखिए, पृथ्वी तल के अंतर्गत दो ही प्रकार के तथ्य अपन को मिलते हैं, एक भौतिक तथ्य और एक कौन से, मानवीय तथ्य। अब भौतिक तथ्य जिसमें प्रकृति का योगदान है कंप्लीटली, जिसमें मानव की कोई इंटेंशन नहीं है, जिसमें मानव की ना कोई भूमिका है, वो सारे प्राकृतिक तथ्य। और जिसमें मानव की पूरी भूमिका है वो सारे कौन से हो जाते हैं, मानवीय तथ्य। अब प्राकृतिक तथ्यों का जो नज़ारा अपन को सरफेस या धरातल के ऊपर दिखाई दे रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राकृतिक भूदृश्य, नेचुरल लैंडस्केप। और जिसमें मानव की पूरी भूमिका है वो नज़ारा जो अपन को दिखाई देता है वो सारा कंप्लीटली कौन सा है, आपका सांस्कृतिक भूदृश्य, या फिर जिसे अपन बोल सकते हैं कल्चरल लैंडस्केप। अब पृथ्वी का अपन को अध्ययन करना है, पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए अपने पास दो तत्व है इसका। एक तो अपन देख सकते हैं किसका, मानचित्र, और एक अपन क्या देख सकते हैं, ग्लोब। यदि अपन को पृथ्वी को समझना है तो अपन को इसके बारे में जानकारी देने वाले दो तथ्य हैं अपने पास, एक मानचित्र और एक आप क्या, ग्लोब। जानकारी दोनों समान देते हैं लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है, मानचित्र 2D इमेजिनेशन होता है और ग्लोब जो होता है वो 3D इमेजिनेशन होता है। यानी कि ये त्रिआयामी है और मानचित्र कैसा है आपका, द्विआयामी है। यदि अपन एक इसी पीछे देख रहे हैं, ये अपने पास क्या है, मानचित्र के तौर पे है, जो कैसा है, समतल सतह पर निरूपण है। तो पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले तथ्यों को यदि अपन गणितीय व आलेखी विधियों के माध्यम से यदि समतल सतह पर निरूपित करते हैं तो वो तो क्या कहलाता है, मानचित्र। लेकिन उन्हीं तथ्यों को यदि अपन समतल की बजाय आलेखीय रूप में, यदि 3D रूप में उसको प्रेजेंटेशन करते हैं तो फिर वो आपका क्या कहलाता है, ग्लोब। तो ग्लोब पृथ्वी का 3D क्या है, एक प्रतिरूप माना जाता है, जिसको देखकर अपन को वास्तव में आभास हो जाता है कि अपनी पृथ्वी का स्वरूप ऐसा दिखाई देता है। ठीक है। अब इस ग्लोब का अपन को क्या करना है, अध्ययन। ग्लोब का अध्ययन क्यों करना है, क्योंकि अपन को जानकारी किसकी लेनी है, पृथ्वी की लेनी है। अब जैसे अपन ग्लोब का अध्ययन करेंगे तो ग्लोब का अध्ययन करने के लिए अपन को चाहिए कुछ परिमाप या पैरामीटर। और जैसे अपन ने पैरामीटर की बात करी तो वो पैरामीटर अपन ने बोले थे क्या, अक्षांश व देशांतर। और जैसे अपन ने इस ग्लोब के ऊपर अक्षांश और देशांतर खींचे तो फिर अपने सामने निकल गई पृथ्वी की शेप, यानी कि अर्थ की जो शेप है वो कैसी मानी जानी है। अब जनरली अपन बोले तो ये कैसी बता सकते हैं अपन, ये जो अपनी पृथ्वी है इस पृथ्वी की शेप कैसी है, यानी कि आकृति। कैसी बोलते हैं पृथ्वी की आकृति, गोलाकार, या आकार, या तंत्राकार, या एग्जाम में तीनों ही शब्द नहीं मिलेंगे। एग्जाम में आपको जो शब्द मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, एग्जाम में क्या मिलेगा आपको। और जियोड के लिए हिंदी में वैसे बोला तो जियोड ही जाता है, लेकिन आप इसको बोल सकते हो लघुअक्ष गोलाभ। कौन सा शब्द बोल सकते हो, लघुअक्ष गोलाभ। तो पृथ्वी की जो शेप या जो आकृति मानी जाती है वो आकृति कैसी है, लघुअक्ष गोलाभ। और ये शेप अपने पास कब निकल के आई, जब अपन ने ग्लोब के ऊपर कुछ परिमाप या पैरामीटर का क्या किया, निर्धारण। ये परिमाप अपने पास दो है, एक लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांश, सामान्य याद रखने की दृष्टि से आप इसको याद रख सकते हो। इसमें पहले चार शब्द क्या है, लेटी, लेटी का मतलब क्षैतिज। तो ग्लोब के ऊपर खींची गई क्षैतिज काल्पनिक रेखाएं, पश्चिम से पूर्व बोल दो या पूर्व से पश्चिम बोल दो, वो रेखाएं जो है वो रेखाएं आपकी क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी अक्षांश या लेटीट्यूड। तो लेटीट्यूड
जो रेखाएं हैं वो आपकी कौन सी है, अक्षांश रेखाएं। लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबी, सीधी रेखाएं जो है वो आपकी क्या कहलाएगी, देशांतर। तो सिंपल सा आप याद रख सकते हो कि लैटिट्यूड किसके लिए काम में लिया जाता है, अक्षांश के लिए, और लॉन्गिट्यूड जो है ये आपका किसके लिए काम में लिया जाता है, ये लिया जाता है देशांतर के लिए। सामान्यतः दो परिमाप निर्धारित किए अपन ने, एक अक्षांश और एक देशांत। और जैसे अक्षांश देशांतर निर्धारित किए, आपके सामने आ गई पृथ्वी की आकृति, शेप ऑफ द अर्थ, जो कैसी है, जियोड, या जिसको अपन ने बोला लघुभक्ष से गोला। अब जियोड होता क्या है, अपन तो जनरली अब तक यही सुनते आते हैं कि भाई पृथ्वी की आकृति जो है अंडाकार है या संतरे के समान। और इनमें भी यदि आप सबसे नजदीक बताना चाहो कि सबसे ज्यादा नजदीक इन आकृतियों में किसके ज्यादा समीप लगती है, तो जियोड जो सबसे ज्यादा नजदीक है वो है आपकी किसके, संतरे के। तो आप इसको बोल सकते हो कैसी, संतराकार। संतरा देखे हुए हो यार, अभी तो वर्तमान में सीजन भी आने वाला है, ठीक है। संतरे की जो शेप होती है वो कैसी होती है, पूरी गोल होती है क्या, ऐसी गोल थोड़ी होती है। संतरे का एक तो कौन सा, शीर्ष भाग, और एक कौन सा, निचला भाग, ये दोनों क्या होते हैं, चपटे होते हैं। और बीच वाला भाग क्या होता है, बाहर की ओर निकला हुआ होता है, ठीक है। मतलब ऊपर और नीचे से थोड़ी क्या होती है, चपटी, और बीच वाला भाग क्या होता है, बाहर की ओर निकला होता है। सेम एज इट इज ऐसी शेप अपनी किसकी है, पृथ्वी की है। तो लगभग अपन से किसके समान बोल सकते हैं, संतरा का। वैसे जनरली छोटी क्लासों में बच्चों के लिए काम में लिया जाता है, वही चीजें अपने आज तक बैठी हुई है, ठीक है। क्योंकि छोटी क्लासों में अपने यदि बच्चों को ये बोल दे कि भाई एलकेजी यूकेजी में आप बोलो भाई पृथ्वी की आकृति कैसी है, जियोड है, तो बीए पास कर ले लेकिन उसको जियोड समझ में नहीं आए, तो अपन उनको समझाने के लिए कौन सा आकृति काम में लेते हैं, भाई संतरा, क्योंकि सारे बच्चे देखे हुए होते हैं, तो वो चीज़ अपने समझने में आसान होती है। तो पृथ्वी की आकृति को अपन को कैसा बताना है, जियोड। अब जियोड जो है ऐसा बना क्यों, क्योंकि पृथ्वी तो प्रारंभ में जब सूर्य से अलग हुई कैसी थी, पूर्णतः गोलाकार थी। अब गोलाकार शेप जो है वो इस शेप में कन्वर्ट कैसे हुई, क्योंकि जनरली अपन को पता है पृथ्वी लगातार अपने अक्ष पर क्या कर रही है, मोशन कर रही है, घूर्णन गति का कार्य कर रही है। अब कोई भी आकाशीय पिंड जब अपने अक्ष पर लगातार रोटेशन या घूर्णन गति का कार्य करता है, तो एक चीज आपने देखी होगी, उसके ऊपर एक बल काम करता है, उस बल को अपन बोलते हैं केंद्र अपसारी बल। और उस केंद्र अपसारी बल के कारण उसके मध्यवर्ती भाग की वस्तुएं जो है वो बाहर निकलने का क्या करती है, प्रयास करती है। घूमन नृत्य देखे हुए, घूमर नृत्य जब नृत्यांगना करती है, तेज गति से अपनी जगह पर घूमती है, तो उसके कपड़े देखा करो ऐसे पूरे फैल जाते हैं ऐसे बाहर की ओर। वो बाहर क्यों निकले, क्योंकि उसके ऊपर एक बल लग रहा है, और वो बल कौन सा है, केंद्र अपसारी बल, या जिसको अपन बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उस बल के कारण वो कपड़े बाहर की ओर जा रहे हैं। अब वैसे ही पृथ्वी जब लगातार अपने अक्ष पर घूम रही है 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और जब इतनी तेज गति से घूम रही है, तो इसके मध्यवर्ती भाग की वस्तुएं कहाँ जाएगी, बाहर की ओर। लेकिन जब मध्यवर्ती भाग की वस्तुएं बाहर जाएगी तो एक चीज दूसरी ओर मिलेगी आपको, ऊपरी और निचली भाग की वस्तुएं कहाँ जाएगी, पास में आ जाएगी। जैसे गमला लिए हो कभी, और गमले को तेज गति से पानी डाल के घुमाया हो, और जैसे ही गमला तेज गति से घूमता है, उस गमले के अंदर जो पानी था वो पानी किनारों से बाहर ऐसे निकलने लग जाता है, लेकिन उसके बीच वाले भाग का जो जल था उसका पैंदा समीप तल से कहाँ चला जाता है, नीचे की ओर चला जाता है। तो वही चीज किस पर काम कर रही है, अपनी पृथ्वी पर। और पृथ्वी का जो अपर पार्ट और जो लोअर पार्ट है वो तो क्या हो गया, अंदर की ओर धस गया, और बीच वाला भाग क्या हो गया, मूल क्षेत्र से ऊंचे ऊपर की ओर उभर गया, मतलब बाहर की ओर निकल गया। अभी अपन को कैसे पता चला, अपन ने क्या देखा है पृथ्वी को, कि भाई ऊपरी भाग और निचला भाग तो चपटा है, और बीच वाला भाग बाहर की ओर उभरा हुआ है। क्योंकि ये जो अपन ग्लोब देख रहे हैं, इस ग्लोब में भी अपन को तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, ये ग्लोब भी अपन को पूरा क्या दिख रहा है, गोल मटोल दिख रहा है। तो इस आधार पर तो अपन को क्या बताना चाहिए था कि पृथ्वी कैसी है, गोल है, लेकिन पृथ्वी गोल है नहीं है। अब अपन को जानकारी तो मिली कि भाई ऐसी है, तो फिर अपने पास कुछ फैक्ट भी होने चाहिए, तथ्य भी होने चाहिए, कि जिससे अपन को ये बता सके कि भाई वाकई में पृथ्वी की आकृति ऐसी संतराकार है। अब इसके लिए आपके पास में दो फैक्ट है। ये जो आप बीचों बीच लाइन खींचोगे पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी के सेंटर से, इसको बोला जाता है क्या, विषुवतीय व्यास। ये आपका क्या है, विषुवतीय व्यास। और ये जो आप उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक खींचोगे सेंटर से, ठीक है, और इसको नाम दिया जाता है, ये आपका क्या है, ध्रुवीय व्यास। तो अपने पास दो व्यास की लंबाई है, एक कौन सा, विषुवतीय व्यास, और एक कौन सा, ध्रुवीय व्यास। भाई पूरी आर पार हो गए तो व्यास हो गया, और ये यदि हाफ होती तो अपन उसको त्रिज्या बोल देते। जैसे अपन पृथ्वी की त्रिज्या बोलते हैं 6371 पे, जो अपन पृथ्वी का सेंटर पॉइंट बोलते हैं, जो अपन आंतरिक संरचना में बात करेंगे, ठीक है। अब विषुवतीय व्यास की जो लंबाई है वो कितनी मानी जाती है, ये मानी जाती है 12,756 किलोमीटर। विषुवतीय व्यास कितना है,
12,756। और ध्रुवीय व्यास जो है ये आपका कितना माना जाता है? 12,714 किलोमीटर। विषुवतीय व्यास तो 12,756 और ध्रुवीय व्यास आपका कितना है? 12,714। मतलब दोनों के बीच में यदि अपन गैप बोले तो गैप दोनों के बीच में कितना मिलता है? लगभग 42 किलोमीटर का गैप है। मतलब पता क्या चला? ध्रुवीय व्यास कम है। यदि ध्रुवीय व्यास ज्यादा होता और विषुवतीय व्यास कम होता तो पृथ्वी विषुवत रेखा के पास में चपटी हुई मिलती। लेकिन विषुवतीय व्यास तो क्या है? ज्यादा है और ध्रुवीय व्यास क्या है? कम। इससे अपन को स्पष्ट जानकारी मिल रही है कि पृथ्वी ध्रुवों के पास में क्या पाई जाती है? थोड़ी चपटी पाई जाती है। ये अपन को कब पता चला? जब अपन ने विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास की जानकारी प्राप्त है। तो अब ये सारी जो आकृति की जानकारी है ये अपन को किसके आधार पर मिली है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो अब अपन बात करेंगे सबसे पहले किसकी? लैटिट्यूड की। दोनों कैसी है? पहली बात तो काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। अब इन काल्पनिक रेखाओं में जब अपन बात करते हैं तो एक क्षैतिज है और एक कौन सी है? लंबवत काल्पनिक रेखाएं। अब इससे पहले आपको दो तीन शब्दावलियों का ध्यान रखना है। एक शब्दावली तो आपने सुनी होगी, कोऑर्डिनेट। एक शब्द तो कौन सा होता है? कोऑर्डिनेट। एक शब्द आपने सुना होगा ग्रिड। एक तो कोऑर्डिनेट, एक क्या होता है? ग्रिड। और एक आपने सुना होगा कटिबंध। और एक शब्द आपने सुना शब्द है, सुन रखे हो मैक्सिमम। पहला शब्द जो है कौन सा है? कोऑर्डिनेट, ठीक है। कई बार देखा होगा आपने, मूवी वगैरह में भी मिल जाता है सुनने को ये शब्द। या फिर जनरली अपन जब बात करते हैं तो लोकेशन वगैरह अपन जब ओपन करते हैं किसी स्थान की तो अपन कोऑर्डिनेट के आधार पर ही करते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें आपको दोनों का सिंबल मिल जाता है, अक्षांशीय स्थिति का भी और देशांतरीय स्थिति। मतलब पता क्या चल रहा है? मूल बात आपको ध्यान रखनी है। जहाँ पर एक तो कौन सी आपकी अक्षांश और एक आपकी कौन सी देशांतर। जहां पर अक्षांश व देशांतर दोनों रेखाओं का क्या होता है? मिलन, यानी दोनों एक दूसरे को काटती है, वो स्थान क्या कहलाता है आपका? कोऑर्डिनेट। जैसे ये देशांतर है और ये अक्षांश है, यदि मैं इनके ऊपर यहाँ पर ये निर्धारित कर दिया अपन ने कौन सी? अक्षांश। तो ये अक्षांश और देशांतर जहां पर एक दूसरे को क्या कर रही है? काट रही है, ये काटने वाला स्थान क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट। और रॉकेट जो अपनी काम करती है वो किसके आधार पर काम करती है? कोऑर्डिनेट के आधार पर। देखा होगा न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि फला देश ने रॉकेट या मिसाइल गिरा के फला देश के व्यक्ति को या जो भी कमांडर वगैरह होता है किसी आतंकी संगठन वगैरह का, उसको क्या कर दिया? मार गिराया, ठीक है। अब उस रॉकेट को उसकी फोटो थोड़ी दिखाई जाती है कि देख ये आदमी तेरे को जहाँ दिखे वहां गिर जाना जाके तू, ठीक है। ऐसे थोड़ी दिखाई जाएगी। उसमें क्या सेट किए जाते हैं? कोऑर्डिनेट सेट किए जाते हैं। मतलब जो उसकी लोकेशन मिलती है उस लोकेशन को उस रॉकेट में क्या कर दिया जाता है? सेट कर दिया जाता है। और वो रॉकेट उसी जगह पर जाकर क्या होती है? गिरती है। अब यदि वो वहां पर होगा तो मर जाएगा और यदि नहीं है तो वो मतलब मूलतः रॉकेट या फिर अपना जो जीपीएस सिस्टम है वो कंप्लीटली किस पर काम करता है? कोऑर्डिनेट पर। मतलब मूल अपन कहना चाहिए कि अक्षांश और देशांत रेखाओं को सबसे ज्यादा उपयोग यदि अपन बोलना चाहिए तो वो किस में किया जाता है? स्थिति, भौगोलिक स्थिति जो अपन बोल रहे हैं। और वो किसके आधार पर? कोऑर्डिनेट के आधार। तो कोऑर्डिनेट क्या है? अक्षांश व देशांत रेखा का मिलन स्थल क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट। एक शब्द होता है क्या? ग्रिड। इसके लिए दूसरा शब्द और सुन रखा होगा आपने, इसको आप बोल सकते हो क्या? भूजाल। ग्रिड या भूजाल, ठीक है। अब ग्लोब के ऊपर जैसे ही आप अक्षांश और देशांतरों का पूरा जाल बना दोगे तो ये जो पूरा जाल आपका कंप्लीटली तैयार हो गया, जाल सही बन गए क्योंकि क्षैतिज और लंबवत दोनों प्रकार की रेखाएं आपने खींच दी। ये जो अक्षांश और देशांतरों का जो जाल बनता है इसको क्या कहा जाता है? भूजाल कहा जाता है। अक्षांश प्लस देशांतर का जाल जो बन गया पूरे ग्लोब पर, इस जाल को क्या उपमा दी जाती है? भूजाल की संज्ञा दी जाती है। और यदि पर्टिकुलर दोनों शब्द यूज में अलग अलग लिए जाते हैं, वैसे तो कंप्लीटली भूजाल ही होता है, लेकिन यदि कंप्लीटली इस शब्द का यदि अलग से अर्थ पूछ लिया जाए तो आपको ऐसे बता सकते हो कि दो तो देशांतर रेखाएं और दो अक्षांश रेखाओं के बीच का ये जो भाग है, इस बीच वाले भाग को अपन क्या बोल सकते हैं? ग्रिड बोल सकते हैं, ठीक है। भूजाल में तो कंप्लीटली आ जाएगा पूरे गोले का। लेकिन उसमें यदि दो अक्षांश और दो देशांतरों के बीच की भाग की बात की जाए तो बीच वाला भाग जो है वो आपका क्या कहलाएगा? ग्रिड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक शब्द होता है इसमें आपका कौन सा? कटिबंध।
ये तो जनरली बार बार आता है घूम फिर के, ये कह सकते हैं कटिबंध। अब तक अपन ने किसकी बात करी है, दोनों रेखाओं की बात करी है फिक्स फेज में, ठीक है। यदि अपन केवल बात कर ले किसकी, अक्षांश के मध्य का भाग, अक्षांश के मध्य का भाग मतलब एक अक्षांश ये आपकी जैसे 0 डिग्री, दूसरी अक्षांश ये आपकी 1 डिग्री, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का ये जो भाग है, इस भाग को क्या नाम दिया जाता है, कटिबंध। जैसे आप सुनते हो उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध। 0 और 23.5 बोलते अपन, 0 और 23.5 के बीच का भाग क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध। 23.5 से 66.5 का शीतोष्ण कटिबंध, और 66.5 से 90 वाला क्या कहलाता है, शीत कटिबंध कहलाता है। तो कटिबंध अपन ने क्यों यूज में लिया, क्योंकि अपन ने दो पर्टिकुलर समानांतर अक्षांश रेखाओं के बीच की क्या करी है, क्षेत्र की बात करी है। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच का भाग क्या कहलाता है, कटिबंध कहलाता है। और यदि इसी का आप उल्टा कर दो कि देशांतर दो देशांतर के मध्य का जो भाग है, वो मध्य का भाग क्या कहलाता है, आपका गोर कहलाता है। भाई दो देशांतर रेखाएं हैं, और इन दो देशांतर रेखाओं के बीच का ये जो भाग है, इस भाग को तो क्या कहा जाता है, गोर कहा जाता है। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच का ये जो भाग है, इस भाग को क्या कहा जाता है, कटिबंध की संज्ञा दी जाती है। कुछ 4-5 शब्दावलियाँ थी जो अपन को जनरल इंट्रोडक्शन में ध्यान रखनी है। अब अपन सबसे पहले बात करेंगे लेटीट्यूड यानी कि अक्षांश रेखाओं की, थोड़ा सा नोट कर ले पहले। हेडिंग डालो, सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। फर्स्ट लाइन, मानव पृथ्वी तल का प्राणी है। मानव पृथ्वी तल का प्राणी है। मानव पृथ्वी तल का प्राणी है जो भौगोलिक दशाओं भौगोलिक दशाओं के दश भौगोलिक दशाओं का अनुसरण कर भौगोलिक दशाओं का अनुसरण कर भौगोलिक दशाओं का अनुसरण कर जीवन निर्वाह करता है। जीवन निर्वाह करता है। अगली लाइन, प्राकृतिक दशाओं प्राकृतिक दशाओं प्राकृतिक दशाओं दशाओं के आधार पर प्राकृतिक दशाओं के आधार पर मानव आर्थिक क्रियाओं मानव आर्थिक क्रियाओं के आधार पर आर्थिक क्रियाओं आर्थिक क्रियाओं के द्वारा आर्थिक क्रियाओं के द्वारा जीवन यापन हेतु आय प्राप्त करता है। आय प्राप्त करता है। अतः आर्थिक क्रियाओं की समझ हेतु अतः आर्थिक क्रियाओं की समझ हेतु क्रियाओं की हेतु भौगोलिक तथ्यों भौगोलिक तथ्यों की जानकारी अनिवार्य है। भौगोलिक तथ्यों की जानकारी अनिवार्य है। अनिवार्य है। अतः भूगोल का अध्ययन अतः भूगोल का अध्ययन
मानव के लिए अनिवार्य हो जाता है। भूगोल का अध्ययन मानव के लिए अनिवार्य हो जाता है। अगली लाइन में लिखो, ज्योग्राफी दो शब्दों के योग, ज्योग्राफी दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, के योग से मिलकर बना है, के योग से मिलकर बना है। शब्दों के नीचे ऐसे लिखना, जियो प्लस ग्राफोस। जियो मीन्स होता है अर्थ या पृथ्वी, ग्राफोस वर्णन करना, सामान्य सामने, पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन करना। अगली लाइन में लिखो, प्रतिपादक। प्रतिपादक के सामने लिखना, इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज के सामने लिख देना, यहाँ का विद्वान था ये ग्रीक विद्वान, ग्रीक विद्वान, ग्रीक विद्वान, ग्रीक विद्वान। और इरेटोस्थनीज के एरो लगा के लिखना, इन्होंने जो शब्द यूज में लिया ज्योग्राफी के लिए वो कौन सा था, ज्योग्राफिया। ये शब्द इन्होंने, ज्योग्राफिया, ज्योग्राफिया। और इरेटोस्थनीज को एक और उपमा दी जाती है, इन्हें कहा जाता है व्यवस्थित भूगोल के पिता। उपमा दी जाती है व्यवस्थित भूगोल के पिता, व्यवस्थित भूगोल के पिता। व्यवस्थित भूगोल के पिता, ठीक है। अगली लाइन में लिखना, फादर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल के पिता। भूगोल के पिता की जो उपमा दी जाती है वो किसे दी जाती है, हिकेटियस। जाती है हिकेटियस। हिकेटियस की एक पुस्तक थी, कौन सी, जस पीरियोडस, जस पीरियोडस। और जस पीरियोडस में इन्होंने जो काम किया था वो क्या किया था, भूगोल को व्यवस्थित स्वरूप, भूगोल को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का यदि किसका कार्य था, वो हिकेटियस का था। ये भी ग्रीक विद्वान थे। दस पीरियोडस, हाँ, ये हिकेटियस की क्या थी, पुस्तक थी। इस पुस्तक में इन्होंने भूगोल को व्यवस्थित रूप प्रदान किया और इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल के पिता। अगली लाइन लिखो,
भूगोल को व्यवस्थित स्वरूप सिस्टमेटिक रूप से इसको करने का कार्य, ठीक है। हाँ, बाकी व्यवस्थित भूगोल के पिता जो है वो किन्हें कहा जाता है, इरेटोस्थनीज, क्योंकि दोनों शब्द है एक ही है वैसे तो, लेकिन उपमा अलग अलग लोगों को दी जाती है। स्वरूप जो व्यवस्थित किया था वो किसने किया था, हिकेटियस। हाँ, ओनली जनरली सिंपल पूछ ले फादर ऑफ ज्योग्राफी तो कौन है, हिकेटियस है। और यदि पूछा जाता है व्यवस्थित भूगोल के पिता, तो फिर वहां पर अपन को आंसर देना पड़ेगा क्या, इरेटोस्थनीज। ठीक है, अगली लाइन में लिखो। अर्थात भूगोल से तात्पर्य, भूगोल से तात्पर्य पृथ्वी तल का, भूगोल से तात्पर्य पृथ्वी तल का अध्ययन या वर्णन करने से होता है, पृथ्वी तल का अध्ययन या वर्णन करने से होता है, अध्ययन या वर्णन करने से होता है, अध्ययन या वर्णन करने से होता है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले, पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले, पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले भौतिक, भौतिक व मानवीय तथ्यों, भौतिक व मानवीय तथ्यों, भौतिक व मानवीय तथ्यों के मध्य, भौतिक व मानवीय तथ्यों के मध्य परस्पर मिलने वाले, परस्पर मिलने वाले अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन, परस्पर मिलने वाले अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन, पर मिलने वाले अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन। अगली लाइन, मिलने वाले अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है, यहीं पे छोड़ना इसको। अगली लाइन में लिखना है, भूगोल के अध्ययन हेतु, भूगोल के अध्ययन हेतु मानव मानचित्र व ग्लोब का सहारा लेता है, भूगोल के अध्ययन हेतु मानव मानचित्र व ग्लोब का सहारा लेता है, ग्लोब मानचित्र व ग्लोब का सहारा लेता है, व ग्लोब का सहारा लेता है। अगली लाइन में लिखो मानचित्र, मानचित्र, मानचित्र के सामने सिंपल लिख दो पृथ्वी का द्विविमीय निरूपण, पृथ्वी का द्विविमीय निरूपण, टू डायमेंशन, पृथ्वी का द्विविमीय निरूपण, पृथ्वी का द्विविमीय निरूपण, समतल सतह पर निरूपण, द्विविमीय निरूपण क्या कहलाता है, वैसे जब अपन कार्टोग्राफी में देखेंगे तो मानचित्र शब्द है वो मेपा मुंडी शब्द से लिया गया है, और मेपा मुंडी शब्द का तात्पर्य होता है कपड़े का रुमाल या मेजपोश। तो कपड़ा या कागज पर यदि आप भौतिक या मानवीय तथ्यों को निरूपित कर देते हो, प्रदर्शित कर देते हो, तो उसका तात्पर्य क्या होता है, मानचित्र होता है। वो ये है कि भाई जैसे ही ये अपने पास जो भूआकृति है, इस भूआकृति के तथ्यों को यदि आप समतल सतह पर दर्शा रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा, मान। अब यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट कि भाई सीधा सा याद रखना है, विश्व का पहला मानचित्र किसने बनाया। वैसे तो अलग अलग नाम आएंगे, लेकिन अपन को जो याद रखना है वो याद रखना है अनेक्जीमेंडर, अनेक्जीमेंडर। विश्व का प्रथम मानचित्र जो था वो किसने तैयार किया था, अनेक्जीमेंडर। तो नीचे एरो लगा के लिखना, विश्व का प्रथम मानचित्र निर्माता है ना, कौन है, अनेक्जीमेंडर। और ये भी आपके कहाँ के थे, ग्रीक विद्वान ही थे,
विश्व का प्रथम मानचित्र निर्माता अनेक्सी मेंडर है ना, ग्रीक विद्वान था। मेंडर, मेंडर रानी वाला रहे ना, अनेक्सी मेंडर, ग्रीक विद्वान। नेक्स्ट, अगली लाइन में लिखो ग्लोब, ग्लोब, और ग्लोब के सामने लिखना पृथ्वी का विमीय निरूपण, पृथ्वी का त्रिविमीय निरूपण, पृथ्वी का त्रिविमीय निरूपण। और त्रिविमीय निरूपण के ओब्लिक लगा के लिख देना प्रतिरूप या मॉडल, पृथ्वी का त्रिविमीय निरूपण ओब्लिक प्रतिरूप ओब्लिक मॉडल। और ग्लोब के एरो लगा के लिख लो विश्व का प्रथम ग्लोब, निर्माता इसका कौन है, और निर्माता के सामने लिखना है मार्टिन बेहम। पहला ग्लोब बनाने वाला जो व्यक्ति था वो था मार्टिन बेहम, मार्टिन बेहम, हम ग्लोब निर्माता। मार्टिन बेहम, ठीक है। अब अगली लाइन में लिखो ग्लोब के अध्ययन हेतु, ग्लोब के अध्ययन हेतु, ग्लोब के अध्ययन हेतु मानव ने कुछ परिमाप, ग्लोब के अध्ययन हेतु मानव ने कुछ परिमाप, परिमाप क्या कि कोष्टक में डाल दो आप अक्षांश व देशांतर, अक्षांश व देशांतर परिमाप निर्धारित किए हैं, अक्षांश व ग्लोब के अध्ययन हेतु मानव ने कुछ परिमाप निर्धारित किए हैं जिनसे पृथ्वी की आकृति की जानकारी होती है, पृथ्वी की आकृति की जानकारी होती है, आकृति की जानकारी होती है, आकृति की जानकारी होती है। अब नीचे अगली लाइन में लिखो पृथ्वी की आकृति, पृथ्वी की आकृति, पृथ्वी की आकृति के सामने डैश लगा के जोड़ या लघुवक्ष गोलाब, जोड़, जोड़ याद रखना आप, तो जोड़ कोष्टक में लिख दो आप इसको लघुवक्ष गोलाब, वक्ष गोलाब, वक्ष। इसके पास में लिखना चाहो याद रखने की दृष्टि से कैसी बोल सकते हैं अपन इसको, संतराकार, ऑरेंज शेप में है, संतराकार। ऐसी क्यों है, इसके साक्ष्य के लिए अपन को एक छोटा सा एक सिंबल बना लो, गोला बना लो संतरे के जैसा, और उसमें दो आपको व्यास लिखने हैं, एक विषुवतीय व्यास और एक कौन सा, ध्रुवीय व्यास। ऊपर का निचला भाग थोड़ा चपटा कर लेना, भाग उभरा हुआ रख लेना। विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास जो है वो है 12,714 किलोमीटर। ये व्यास 12,756 और ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। ये दोनों में जो लगभग गैप है वो गैप पाया जाता है 42 किलोमीटर का, 42। इन दोनों को अपन को देखने पर ये आभास हो जाता है सीधा सीधा कि पृथ्वी की जो आकृति है वो विषुवत रेखा के पास में थोड़ी बाहर की ओर निकली हुई है और ध्रुवों के पास में थोड़ी क्या पाई जाती है, चपटी पाई जाती है। ठीक है, चलिए।
अगला जो है आपको मैं डायग्राम में बना देता हूँ दूसरे। चारों अपन ने शब्दावलियाँ काम में ली है। दो प्रकार की रेखाएं अपन ने खींची। एक तो रेखा कौन सी है, सी। एक रेखा जो अपन ने, ये दो प्रकार की अपन ने रेखाएं ग्लोब के ऊपर खींची है। अब इन रेखाओं की जब अपन बात करते हैं, इसमें क्षैतिज रेखाएं जो है, इनको अपन ने क्या नाम दिया है? ये आपकी रेखाएं हैं कौन सी? अक्षांश रेखा। या अक्षांश रेखा के लिए दूसरा शब्द आप यूज में ले सकते हो, कौन सा? लैटिट्यूड। जबकि ये जो आपकी लंबी वाली रेखाएं हैं, इन लंबी वाली रेखाओं को अपन ने नाम दिया है क्या? देशांतर रेखा, यानी कि लॉन्गिट्यूड। और जितने भी मैक्सिमम शब्द हो सके, जितने हो सके, वो आपको इंग्लिश टर्म के साथ याद रखने हैं। हिंदी कई बार थोड़ी जटिल डाल देता है, और वो हिंदी इतनी जटिल होती है कि अपन को पूरा क्वेश्चन आसानी से आते हुए भी अपना सीधा सीधा गलत हो जाता है। बाकी अपन को डर अंग्रेजी से लगता है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन अंग्रेजी भाषा में एक बार पढ़ने से आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्योंकि कई शब्दावली में बीच बीच में बोलूंगा, भाई ये शब्द वहां पर डायरेक्ट ऐसे दे दिया, भाई अपने को सीधा बोल दे कि भाई लॉन्गिट्यूड से तात्पर्य होता है। अब अपने देशांतर भली भांति प्रकार से याद रखा है, लेकिन यदि लॉन्गिट्यूड शब्द अपने माथे में नहीं रहेगा तो वहां पर अपना क्वेश्चन क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। ठीक है? तो क्षैतिज रेखाएं तो अक्षांश, और लंबवत रेखाएं कौन सी? देशांत। अब इसमें अपन ने जो शब्दावलियां काम में ले ली, जैसे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है एक जगह, यानी कि परस्पर मिल रही है एक जगह, और जहां पर दो अक्षांश और देशांत रेखाएं एक दूसरे के साथ मिलती है, उस स्थान को क्या दिया अपन ने नाम? कोऑर्डिनेट। तो ये आपका जो है क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट। और भौगोलिक स्थिति का निर्धारण किसके आधार पर होता है? कोऑर्डिनेट के। मतलब जनरली आपसे सीधा सीधा पूछ ले कि ज्योग्राफिकल कंडीशन या भौगोलिक स्थिति का निर्धारण में उपयोग होता है, तो दोनों का होता है, अक्षांश प्लस देशांतर। बाकी वैसे तो अलग अलग दोनों के अपन लिखेंगे आगे, लेकिन दोनों का उपयोग किसमें होगा? भौगोलिक स्थिति का निर्धारण में। और वो किसके आधार पर होता है? कोऑर्डिनेट के आधार पर। जो भी अपन बोल रहे थे, एक शब्द कौन सा? ग्रिड। और ग्रिड का मतलब होता है जिसमें दो तो समानांतर क्या हो? देशांतर रेखाएं, और दो समानांतर क्या हो? अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश व देशांत रेखाओं का जो मध्यवर्ती भाग होता है, उस मध्यवर्ती भाग को क्या नाम दिया जाता है? ग्रिड नाम दिया जाता है। और ये जो कंप्लीटली आपका ये जो जाल बना हुआ है यहां से लेके यहां तक, इस कंप्लीटली जाल को आप क्या नाम दे सकते हो? इसे नाम दे सकते हो आप क्या? भूजाल। क्योंकि ये भू भू यानी धरती धरा पृथ्वी, और इस पृथ्वी के ऊपर अपन ने रेखाओं का क्या बना दिया? जाल बना दिया। तो इसको क्या नाम दिया जाता है? भूजाल की संज्ञा दी जाती है। तो एक इसका छोटा सा इंडिकेशन बना दो।
अब इसके आगे आप हेडिंग डालो अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, अक्षांश में थोड़ा आप आधी आधी लाइनें और ऐड कर सकते हो। काल्पनिक रेखा के पास में लिख सकते हो। काल्पनिक होते काल्पनिक। अब पहले डालो अपने अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा 82, ये अपनी पृथ्वी, और अभी कल गया ये थोड़े समय पहले, ठीक है। तरबूज वगैरह आप सारे खाते ही हो, ठीक है। ये तरबूज, और तरबूज का एक भाग आप लाने से पहले थोड़ा काट के साइड में निकाल के देखते हो, ठीक है। ये वाला भाग इसका काट कर क्या कर दिया अलग, और ये आपको क्या दिखा दिया, पृथ्वी का सेंटर। और जैसे आप देख लेते हो भाई हाँ पका हुआ है, वापस लगा दे भाई, ठीक है। तो वो अपनी पृथ्वी की शेप है। अब अपन को पृथ्वी के ऊपर की पहले जानकारी, ये आंतरिक संरचना में फिर काम में आएगा अपने। तो ये जो अपनी क्षैतिज वाली स्थिति है, इसके ऊपर अपन ने जो क्षैतिज काल्पनिक रेखाएं खींची है, उनको अपन ने क्या नाम दिया है, अक्षांश रेखा। सबसे पहले अपन को ध्यान देना है भाई अक्षांश, ये तो अपन को पता चल गया भाई कौन सी है, क्षैतिज काल्पनिक रेखाएं। लेकिन निर्धारण कैसे होता है, कुल जानकारी वो लेनी है अपन को। अब निर्धारण होने के लिए इसके दो पोजीशन आपको याद रखनी है। एक आपका कौन सा है, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के ऊपर आपने एक तारे का नाम सुना होगा कभी, ध्रुव तारा। जो उत्तरी ध्रुव होता है, उस उत्तरी ध्रुव के ठीक पीक पॉइंट पर, मतलब ऊपर चोटी के ऊपर जो तारा अवस्थित है, उस तारे को क्या नाम दिया गया है, ध्रुव तारा। और अक्षांश रेखाओं का निर्धारण जो किया गया है, वो किसके आधार पर किया गया है, ध्रुव तारे के आधार पर। अब ध्रुव तारे की जो स्थिति है, यदि आपसे से पूछ ले ध्रुव तारे की स्थिति उत्तरी ध्रुव पर कितने की है, तो उत्तरी ध्रुव पर ये अपन को कितने डिग्री का एंगल दिख रहा है, ध्रुव तारे की उत्तरी ध्रुव पर स्थिति कितने की है, 90 डिग्री। लेकिन जैसे आप 90 डिग्री से क्या जाओगे, साइड में, यानी कि किधर आओगे, 0 डिग्री की ओर, तो ध्रुव तारे और सतह का एंगल क्या होता जाता है, कम होता जाता है। यानी कि कोणीय दिक्मान क्या होता जाता है, कम होता। अब जैसे कोणीय दिक्मान इस साइड में कम होगा, वैसे ही दोनों साइडों में कोणीय दिक्मान क्या होगा, समान रूप से कम होगा। अब समान रूप से जब कम होता है, तो जैसे यहां पर आए और यहां पर एंगल कितने का आया, 80 डिग्री, तो इधर भी आपका कितने का आएगा, 80 डिग्री। और दोनों स्थानों को आप जिस काल्पनिक रेखा के द्वारा मिलाओगे, वो काल्पनिक रेखा आपकी क्या कहलाएगी, अक्षांश रेखा। कितने मान वाली, 80 डिग्री वाली, ठीक है। और जैसे आप यहां से नीचे आते आते लास्ट में कहां पर आ गए, 0 डिग्री के पास में, तो इसका अपोजिट जो पार्ट है, वहां पर भी आपका कितना आएगा, 0 डिग्री। और दोनों स्थानों को आप जिस काल्पनिक रेखा से मिलाओगे, वो आपकी काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाएगी। एक पैटर्न तो ये है जो प्रारंभिक समय में काम में लिया जाता था भाई। अक्षांशों का निर्धारण जो है किसके आधार पर होता है, ध्रुव तारे के आधार पर। ध्रुव तारे का उत्तरी ध्रुव पर जो कोणीय दिक्मान होता है, वो लंबवत होता है। और जहां पर भी शब्द हो लंबवत, मतलब वहां पर एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और जैसे ही 90 डिग्री से क्षैतिज रूप से नीचे की ओर या साइडों में जाया जाता है पृथ्वी पर, वैसे वैसे कोणीय दिक्मान क्या होता जाता है, कम होता है। और जैसे जैसे कोणीय दिक्मान कम होता जाएगा, अक्षांशों का मान भी क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। आपने कभी सुने होंगे एक उच्च अक्षांश, एक निम्न अक्षांश। तो ये तो कौन से हैं, उच्च अक्षांश, और ये कौन से हैं, निम्न अक्षांश। यानी कि वैसे अपन 3 भागों में बांटते हैं इनको, 0 से 30, 30 से 60 और 60 से 90। 60 से 90 वाले तो उच्च, 30 से 60 वाले मध्य अक्षांश, और 30 से नीचे वाले निम्न अक्षांशों के नाम से जाने जाते हैं। तो एक तो आपको ध्रुव तारा याद रखना है। दूसरा आप जो याद रख सकते हो,
ये अपन ने पृथ्वी का पूरा गोला न लेके आधा गोला लिया है, और इस आधे गोले में ये पृथ्वी का सेंटर जो ये वाला है, पृथ्वी का सेंटर ले लिया। अब इस पृथ्वी के सेंटर से जैसे एक तो स्थान है आपके पास में कोई ए, और एक स्थान है आपके पास में कोई बी, और जैसे ही आप इस पृथ्वी के केंद्र से इस ए स्थान का कोणीय दिक्मान लोगे, तो ये जो कोणीय दिक्मान आपका निकल के आएगा कितने डिग्री का आएगा? 0 डिग्री का। ठीक है, पहली बात तो पृथ्वी के केंद्र को आधार मानकर किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति, पृथ्वी के केंद्रीय भाग को आधार मानकर किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति क्या कहलाती है? उस स्थान का अक्षांश कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। ठीक है, अब जैसे आपने ए का निकाला और ए का कितना आया? 0 डिग्री। ठीक वैसे ही ए का जो अपोजिट स्थान है पृथ्वी तल के दूसरे भाग पर, कि जैसे ये अपने पास ये गोला है, इसमें इधर कोई ए स्थान है, तो इसका अपोजिट जो होगा वो इधर या क्या होगा? बी होगा, जिसे अपन वैसे बोलते हैं प्रतिध्रुवस्थ। जो ठीक क्या पाया जाता है? अपोजिट पाया जाता है, प्रतिध्रुवस्थ कहलाता है। तो जैसे आप बी का एंगल निकालोगे तो बी का एंगल भी आपका कितना आएगा? 0 डिग्री। अब आपके पास में दो स्थान ऐसे हो गए जिन दोनों का कोणीय दिक्मान क्या है? बराबर है, और इन दोनों कोणीय दिक्मान वाले स्थानों को मिलाने वाली ये जो काल्पनिक रेखा है, ये काल्पनिक रेखा आपकी क्या कहलाएगी? 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाएगी। दो अलग अलग शब्द है, एक तो है केवल अक्षांश और एक है अक्षांश रेखा। तो पृथ्वी के केंद्र को आधार मानकर किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति क्या कहलाती है? उस स्थान का अक्षांश कहलाती है। लेकिन पृथ्वी तल पर दो समान कोणीय स्थिति वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो होती है, वो काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी? अक्षांश रेखा कहलाएगी। अब उसके पश्चात आप प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर इनका क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है, और 1 डिग्री के अंतराल पर निर्धारित करते करते लास्ट में कहां तक चले जाते हैं अपन? तो 0 से स्टार्ट हुआ, और 0 से प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर निर्धारण करते करते, क्योंकि 0 से 1 2 3 और 90 तक, क्योंकि 90 से आगे अपन जा नहीं सकते, क्योंकि 90 के बाद में न्यून कोण चालू हो जाएगा, 89 आ जाएगा, फिर 88 आएगा। ठीक है, तो लास्ट अपन कहाँ तक गए? 90 पर। अब सबसे बीच वाली अपन ने कौन सी खींची है? 0 आ गया। अब 0 इस ग्लोब को या पृथ्वी को क्या कर रही है? दो भागों में बांट रही है। अब इस 0 के ऊपर वाला ये जो पार्ट है, ये तो आपका क्या कहलाता है? नदन हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध। इसको क्या नाम देते हैं अपन? उत्तरी गोलार्ध। और इसके दक्षिण का जो आधा भाग है उसको क्या नाम देते हैं अपन? दक्षिणी गोलार्ध। अंग्रेजी में इसके लिए अपन ने बोला हेमिस्फीयर। ये नदन हेमिस्फीयर और ये सदर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, हेमी यानी आधा, स्फीयर यानी गोला। तो उत्तर का आधा गोला जो है वो तो क्या कहलाया? उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण का आधा गोला जो है वो क्या कहलाया? दक्षिणी गोलार्ध। और इन दोनों को बांटने का कार्य आपकी कौन सी रेखा करती है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा करती है। अब आपसे दो बातें पूछी जाएगी यहाँ पर, कि ग्लोब के ऊपर कुल अक्षांश, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड, ग्लोब के ऊपर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? कितनी बताएं? एक अक्षांश आपका कौन सा आया? 0 आ गया, तो ठीक है। 0 के बाद में आप उत्तर में कितने तक गए? 90 तक। 90 अपन कहाँ गए? नॉर्थ में। और साउथ में कितने तक गए आप? 90 नॉर्थ और 90 साउथ, क्योंकि दोनों निर्धारित किए गए। ठीक है, अब टोटल इनका करेंगे अपन, तो ये अपने पास निकल के आएगा कितना? 180। तो ग्लोब के ऊपर कुल अक्षांशों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 181 होती है, केवल अक्षांश। लेकिन इसी को लाइन को आपको चेंज करके पूछ ले कि ग्लोब के ऊपर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? अब क्या आंसर रहेगा अपना? ये केवल अक्षांश था, ये क्या है? अक्षांश रेखा है। तो यहां पर आपको आंसर जो देना है वो देना है 170। अब ऐसा क्यों? जो अपन ने निर्धारण किया है और आप लास्ट गए कहां तक? 90 डिग्री।
और इन दोनों के आगे अपन बोलते हैं 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिणी। और जहां पर ध्रुव है वहां पर केवल क्या है, बिंदु मात्र है, यहां पर किसी रेखा का निर्धारण नहीं किया गया है। ठीक है, तो दो बिंदु क्या हो गए आपके, कम हो गए। तो अक्षांशों में तो 181 थे, और अक्षांशों में जैसे आप कितना कम करोगे, -2 करोगे, तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, 179। सीधा सीधा पूछ ले कि ग्लोब के ऊपर कुल अक्षांशों की संख्या, तो क्या बताना है, 181 है। यदि पूछ ले ग्लोब के ऊपर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो क्या बताना आपको, 179। लेकिन आपके सामने ग्लोब को तो हटा दिया और आपसे पूछ लिया मानचित्र पर, मानचित्र पर अक्षांश रेखाओं की संख्या, ग्लोब को हटा दिया, अब क्या है, मानचित्र है। तो कुछ चेंजेस होगा इसमें, या वही रहेगा, वही पक्का। मानचित्र क्या है, समतल सतह पर निरूपण। ग्लोब क्या है, त्रिविमीय निरूपण, प्रतिरूप या मॉडल है। यदि अपन इस ग्लोब को, जो 180 डिग्री इसकी रेखा है, जो यहाँ से जा रही, इस रेखा के सहारे से आपने चाकू लिया और इसको काटा यहाँ से, और काट कर क्या कर दिया, क्या बन गया, मानचित्र। और जैसे आपने फैलाया, क्या उत्तरी ध्रुव उतना ही है, उतना ही है। अरे आपका तरबूज गोल मटोल था, लाए थे तब, लेकिन आपने उसको काट कर क्या कर दिया, फैला दिया, तो क्या ऊपर वाला बिंदु उतना ही है, वो भी नहीं, वो भी फैलेगा साथ साथ। और फैलेगा तो फिर मानचित्र में आपको जैसे उसको फैलाओगे, तो वहां पर आप 90 डिग्री पॉइंट थोड़ी लिखोगे, वहां पर आपकी क्या खिंच गई, रेखा। और रेखा खींचते ही आपकी संख्या ऑटोमेटिक टोटल कितनी हो जाएगी, 181। मानचित्र पर बात की जाए तो मानचित्र पर कितनी होती है, 181। लेकिन मूल बात यह है कि ये रेखाएं केवल ग्लोब पर खींची गई है, मानचित्र पर खींची नहीं गई है। इस कारण से ऐसा क्वेश्चन अभी तक जनरेट नहीं हुआ। लेकिन यदि होता है तो फिर अपन को ये चीज ध्यान में रखनी है कि ग्लोब पर तो 179 है, लेकिन यदि मानचित्र शब्द आता है तो मानचित्र पर वापस कितनी रहेगी आपकी, 181 रही। तो ग्लोब के ऊपर कुल अक्षांशों की संख्या जो है वो कितनी मानी जाती है, 181 मानी जाती है। और कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या जो है वो कितनी मानी जाती है, 179 मानी जाती है। अब दूसरी बात अपन कर ले आपसे कि ये जो अक्षांश रेखाएं होती है, इन अक्षांश रेखाओं की कुछ विशेषताएं होती है। विशेषताओं की बात करें तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका या तो सिंपल बनेगा तो यहाँ से बन जाएगा, लेकिन यदि थोड़ा टिपिकल लेवल का बनेगा तो फिर वो विशेषताओं से बनेगा। अब विशेषताओं की बात करें अपन, अक्षांश रेखाओं की विशेषता, सबसे पहली विशेषता जो होती है, जो डायरेक्ट कई बार एग्जाम में आया हो भी है, इन अक्षांश रेखाओं को क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है समानांतर की संज्ञा दी जाती है। इसकी संज्ञा दी जाती है समानांतर की संज्ञा, क्योंकि ऐसा थोड़ी भाई दो रेखाएं तो पास पास में बना दी, दो रेखाएं दूर दूर बना दी। ग्लोब पर जब अपन देखते हैं तो सारी रेखाओं के बीच का अंतराल क्या होता है, समान। और समान अंतर पर निर्धारित होने के कारण इन्हें क्या उपमा दी जाती है, समानांतर की संज्ञा दी जाती है। दूसरी विशेषता आपको ध्यान रखनी है, भाई समानांतरिक संज्ञा दे दी गई, अब समान अंतर है तो अपन को अंतर भी तो पता होना चाहिए। वे दो अक्षांश रेखाओं के बीच में गैप कितना है, इनकी बात करनी है अपन को। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है, कोई आइडिया किसी को, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। थोड़ा बहुत जैसा भी आइडिया हो। यदि आपसे पूछ लिया जाए कहां पर, विषुवत रेखा पर दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 180
110.6 किलोमीटर। 110.6 किलोमीटर। और जैसे ही आप बात कर लोगे ध्रुवों के पास में, ये दूरी बढ़कर हो जाती है 111.7 किलोमीटर। अब पहले तो ध्यान रखना, दो अक्षांशों के बीच में यदि शब्द ये जुड़ा हुआ है, औसत दूरी, एवरेज के अपन को मतलब नहीं है विषुवत रेखा है या ध्रुव है, औसत दूरी जो है वो कितनी है, तो औसत दूरी तो आपको बतानी है 111.13 किलोमीटर, या राउंड फिगर में बोल सकते हैं 111, याद रखनी है 111। एक्चुअल यदि पॉइंटों में ऑप्शन डला हुआ है तो फिर आपको बताना है 111.13। अब इसमें भी वेरिएशन पाया जाता है कि विषुवत रेखा पर ये जो दूरी होती है दो अक्षांशों के बीच की, वो कितनी होती है 110.6। लेकिन जैसे अपन विषुवत रेखा से कहाँ जाते हैं, ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, तो ध्रुवों की ओर जाने पर ये दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और बढ़कर कितनी हो गई 111.7। इसका कारण वही है जो अपन ने व्यास में बताया था कि ध्रुवों के पास में पृथ्वी जाकर क्या हो गई, चपटी हो गई, तो चपटी होने के कारण दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन विषुवत रेखा के पास में पृथ्वी चूंकि उभरी हुई है तो रेखाएं थोड़ी एक दूसरे के क्या होती है, पास में पाई जाती है। अब दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपको कि ये दूरी आई कहां से, ये जो अपन ने 111.13 किलोमीटर निर्धारित किया, ये किसके आधार पर निर्धारित किया, तो इसके लिए आपको याद रखना है क्या, विश्वतीय परिधि। क्या याद रखना है, विश्वतीय परिधि। पीछे शब्द आया था विश्वतीय व्यास, और यहां पर क्या है, परिधि। दोनों में कुछ अंतर होता है, व्यास या परिधि में। परिधि आदि होती है, व्यास, व्यास का मतलब तो कोई भी स्थान है और उस स्थान के आप कहां से गुजर गए, सेंटर से गुजर गए, तो वो तो क्या है, व्यास। लेकिन उस स्थान के यदि आप चारों ओर क्या करते हो, राउंड लगाते हो, तो वो क्या होती है, उसकी परिधि। अब आप जब किसी मंदिर में जाते हो तो मंदिर में सामने जब धोख दे के आते हो, वो मार्ग लंबा होता है या उसकी पूरी परिक्रमा करते हो तो वो लंबा होता है, परिक्रमण पथ क्या होता है उसका, लंबा होता है। तो यदि आप उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक पृथ्वी के सतही भाग से पूरा एक चक्कर लगा दो, तो वो चक्कर तो आपका क्या है, विश्वतीय परिधि। लेकिन आप 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव से पृथ्वी के सेंटर में घुसे, जैसे कि यहां से अंदर घुसे और यहाँ निकल गए, तो आपने केवल इतनी दूरी तय करी बीच वाली। लेकिन आप यहां से आए, यहां से पूरा परिक्रमण यहां से लगाए, पूरा चक्कर लगा के यहाँ पर आए, तो यहां से बीच में जो टपका है वो तो यहां से गिरा और यहाँ पर निकला, इनकी वही कहावत, आसमान से गिरा और खजूर में लटक गया नीचे आके। ठीक है, तो दूरी क्या हुई, कम तय हुई। लेकिन आप जब यहाँ से पूरा ये राउंड पूरा तय करोगे तो यहाँ पर आपको दूरी क्या लगेगी, ज्यादा, और इस दूरी को अपन ने नाम क्या दिया है, विश्व ध्रुवीय परिधि। अपन ने पहले क्या बोली थी, ये बोली थी, हाँ विश्वते का मतलब तो सूर्यपण देशांतरों में काम मिलेंगे, ये वाली हो गई विश्वते। और यहाँ से यहाँ तक जब आप पूरा राउंड लगाओगे तो ये आपका क्या कहलाएगा, ध्रुवीय परिधि। और ध्रुवीय परिधि की जो लंबाई होती है, ये लंबाई होती है 40,008 किलोमीटर। क्या है ये, ध्रुवीय परिधि। और इस ध्रुवीय परिधि की जो लंबाई है वो कितनी है, 40,008 किलो। अब इससे इसका क्या लेना देना, ये जो 40,008 किलोमीटर है, यहां से लेके यहां तक और यहां से वापस वहां तक, तो यदि अपन ने आधे की ले अपन इसकी, तो आधे की कितनी होगी, एक तरफ का यहां से यहां तक 20,004 किलोमीटर। अब इस 20,004 यहां से लेके यहां तक है, अब यहां से लेके यहां तक में अपन ने क्या किया, बीच में क्या खींचा, जीरो, और जीरो से 90 ऊपर और 90, इसके भी कितने करे अपन, दो, कितना आएगा, अब आएगा आपका 10,002 किलोमीटर। और इस 10,002 में कितने खींच दिया आपने, 90। अक्षांश कितने अपने, आधे गोले में 90 है, और नीचे वाले आधे गोले में कितने हैं, 90। तो जैसे आप 10,002 में 90 का भाग दोगे, अब एक बार कैलकुलेट करके देख लो, मोबाइल फोन होगा ना, कभी तो सदुपयोग किया करो, 10,002/90, फिर आपका जो डिजिट लेके आएगा आपके सामने, वो ये वाला आपका आंसर आएगा।
कर लिए, कितना आया, क्या आ गया। तो ये मूल चीज है कि भाई अपन, पता है अपन को भाई 111.13 होती है, लेकिन क्यों होती है वो, तो उसका कारण क्या है कि टोटल अपनी जो ध्रुवीय परिधि है उसकी लंबाई कितनी है, 40,008। इस 40,008 तो पूरा सर्किल हो गया। अब इस पूरे सर्किल में अपन ने आधे की तरफ ले तो आधे कितनी हो जाएगी, 20,004। और इस 20,004 में अपन ने बीच में खींच दी जीरो, जीरो के 90 ऊपर और 90 दक्षिण। तो जैसे ही 20,004 को दो भागों में बांटोगे तो आपके इस टुकड़े की, ये वाला इतना है, ये कितनी लंबाई आएगी आपकी, 10,002। और इसमें अपन ने खींचे हैं कितने, 90। तो फिर आपकी दूरी आती है कितनी, 111.13 किलो। तो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की औसत दूरी तो कितनी होती है, 111.13। लेकिन यह विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या हो जाती है, बढ़ जाती। अगली विशेषता आपको याद रखनी है कि ये जो अक्षांश रेखाएं होती है, ये अक्षांशीय वृत्त के रूप में, अक्षांशीय वृत्त के रूप में क्या होती है, निर्धारित होती है। अक्षांश रेखाएं किस रूप में निर्धारित होती है, अक्षांशीय वृत्त। वृत्त क्यों बोला अपन ने, क्योंकि अपन ने यहां से चालू किया और पूरा परिक्रमा लगा के यहां पर आ गए। पूरी क्या है, गोलाकार रूप में है, और गोलाकार रूप में होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, अक्षांशीय वृत्त। तो सारी अक्षांश रेखाएं क्या है, अक्षांश वृत्त के रूप में। लेकिन आपसे पूछ, क्या सारे अक्षांशीय वृत्त समान आकार के होते हैं, समान आकार के हो सकते हैं, नहीं होंगे, ये अपन को दिख रहा है। ये वाला जो अक्षांश वृत्त अपन ने खींच रखा है बीचों बीच में, ये तो होगा सबसे बड़ा। और जैसे ही फिर इससे आप कहाँ जाओगे, ध्रुवों की ओर जाओगे, अक्षांश वृत्तों की दूरी क्या होती चली जाती है, कम होती चली, मतलब अक्षांश वृत्त क्या हो जाते हैं, छोटे होते चले जाते हैं। अब छोटे होने के कारण इसमें आपको दो याद रखने हैं कि इन अक्षांशीय वृत्तों के अंतर्गत 0 डिग्री अक्षांश वृत्त जो होता है वो तो है सबसे बड़ा, और सबसे बड़े के लिए अपन शब्द लेते हैं कौन सा काम में, वृहत। तो इसे तो क्या कहा जाता है, वृहत वृत्त, ग्रेट सर्किल। जनरली पूछ ले, ग्रेट सर्किल की संज्ञा दी जाती है, किसे दी जाती है, 0 डिग्री अक्षांशीय वृत्त को। और यदि आपसे पूछ लिया जाए फिर बाकी क्या है, तो बाकी जो है उन्हें क्या कहा जाता है, लघु वृत्त। 0 डिग्री तो है वृहत वृत्त, और बाकी क्या है, लघु वृत्त। एक एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप 0 डिग्री से कहा जाते हो 60 डिग्री, तो 60 डिग्री वाला जो अक्षांश वृत्त है वो 0 डिग्री का कितना है, आधा ही है। ग्रेड सर्किल जो है उसका 60 डिग्री वाला अक्षांश वृत्त कितना है, केवल आधा ही है। और यदि आप 60 से कहाँ चले गए, 80 पर, तो ये आपका कितना हो जाता है, 1/6 भाग हो जाता है। कहाँ पर पहुंच गए आप, 80 डिग्री पर। तो 80 डिग्री वाला जो अक्षांश वृत्त है वो 0 डिग्री की तुलना में कितना हो जाता है, 1/6 वाला। और जैसे ही आप आगे गए कहाँ पर, 90 डिग्री पर, वो तो डॉट आ गया। ठीक है, तो जैसे जैसे अपन विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो अक्षांश वृत्तों का आकार क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। लेकिन यहीं पर मूल चीज ध्यान रखना कि अपन विषुवत रेखा से जब कहाँ जा रहे हैं, ध्रुवों की ओर, चेंजेज क्या आते हैं इसमें। अब चेंजेज आपको ध्यान में रखना है, पहला परिवर्तन जो आता है वो क्या आता है, दूरी में क्या हो रही है, दूरी में तो वृद्धि, लेकिन क्षेत्रफल में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। पहली विशेषता तो ये याद रखनी है आप, जब भी आप विषुवत रेखा से कहाँ जाओगे, ध्रुवों की ओर, दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि नीचे 110.6 है और ऊपर कितनी होगी, 111.7। लेकिन क्षेत्रफल में क्या आ जाती है, कमी आनी आनी है, क्षेत्रफल में तो कमी, क्योंकि यहाँ पर दो अक्षांश रेखाएं जो है, भले ही चाहे दूरी थोड़ी कम है, 1 किलोमीटर कम आ रही है, लेकिन इतना क्षेत्र जब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कवर करके लाओगे तो क्षेत्रफल काफी ज्यादा हो जाता है। और यहीं जब आप दो अक्षांशों के बीच में यहाँ पर देखोगे तो इतने से में निपट गया पूरा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल में तो क्या आ जाती है, कमी, लेकिन दूरी में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और क्या चेंजेस आते हैं, यदि कुछ आइडिया के आधार पर बताओ, कुछ परिवर्तन आता है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर, अभी एनालिसिस किया हो तो इस चीज का।
क्या होता है? तापमान में कमी। तापमान का सीधा इम्पैक्ट संबंध किससे रहता है? और वायुदाब में क्या होगा? वायुदाब में भी कमी, क्योंकि दोनों में कैसा संबंध है? विलोमानुपाती संबंध है। एक का पारा ऊपर बढ़ेगा तो दूसरे का घट जाएगा। घर में, फिर बुरा मत मान जाना कोई, है ना, पति पत्नी, एक का बढ़ता है तो दूसरे का कम होना है। यदि दोनों का बढ़ गया तो फिर तो आवाज आएगी आस पड़ोस में, मनोरंजन हो जाएगा ना। ठीक है, तो वायुदाब में क्या हो जाएगी? वृद्धि, है ना। तो तापमान में तो क्या होती है? कमी। लेकिन वायुदाब में क्या होती है? वृद्धि होती है। कब? जब अपन विषुवत रेखा से कहाँ जाएंगे? ध्रुवों की ओर। और जब तापमान में कमी आ रही है तो वर्षा की मात्रा पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? वर्षा घटेगी या बढ़ेगी? क्योंकि सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? विषुवत रेखा पर। तो वर्षा की मात्रा में भी क्या आती है? कमी। और जब वर्षा की मात्रा में कमी आ गई, अब वर्षा भी कम हो रही है, तापमान भी, और दोनों का सीधा संबंध किससे होता है? वनस्पति से। ठीक है, तो वनस्पति में क्या आ जाएगी? कमी। वनस्पति में भी क्या आ जाएगी? कमी। अब जब तापमान भी कम हो गया और वर्षा भी कम हो गई और वनस्पति भी कम हो गई, तो जैव विविधता, जैव विविधता में भी क्या आ जाएगी? कमी। जैव विविधता, जीवों में पाई जाने वाली विविधता। ठीक है, विषुवत रेखा के पास में जब अपन देखते हैं तो जैव विविधता काफी विस्तृत पाई जाती है। विस्तृत का मतलब असंख्य प्रजातियां हमको मिल जाएगी, चाहे आप वनस्पति की देख लो चाहे जीव जंतुओं की देख लो, और वो चीज आप महसूस कर लेते हो। जैसे एक तो होता है आपका ग्रीष्मकाल और शीतकाल। ग्रीष्मकाल और शीतकाल में आप अपने आसपास कितने कीड़ों मकोड़ों जीव जंतुओं को देख लेते हो? मुश्किल से एक आधे भी नहीं दिखे ढंग से। और जैसे आपका वर्षा काल आता है, इधर से दूसरा आता है, इधर से तीसरा आता है, उधर से चौथा आता है, अलग अलग प्रकार के देख लेते हो। और वो कंडीशन तो तब है जब अपन मानसूनी जलवायु में है। यदि अपन विश्वतरीय के क्षेत्र में जाके देखें तो वहां पर तो असंख्य प्रजाति जहां पर गिनती नहीं है। तो सबसे सघनतम जैव विविधता यदि कहीं पर मिलती है वो कहाँ पर? विषुवत रेखा पर। और ध्रुवों की ओर जाने पर ये क्या हो जाती है? कम हो जाती है। वहां पर गिनती से तो आप बैठे रहोगे 24 घंटे, तब जाके आपको एक दो जीव दिखेंगे, दिख जाए तो। जैसे सागरीय भागों में तो सील मछली दिखेगी। और एस्किमो जनजाति यदि आपने पढ़ी है कभी थोड़ी बहुत, तो वहां पर एक व्यक्ति एस्किमो सील मछली को पकड़ने के लिए दो दो तीन तीन दिन, कई दिनों तक इंतजार करना पड़ जाता है। और फिर भी कई बार जब वो भूखे रह जाते हैं तो उनके परिवार के वृद्ध व्यक्ति को निपटाया जाता है, क्योंकि बच्चे को तो पेट भरना पड़ेगा। बड़े तो फिर भी एडजस्ट कर लेंगे, छोटे बच्चे तो, यदि आपने सभी ने उपवास कर रखा है और छोटे बच्चों को बोल दो आज का उपवास रे, क्या वो मानेंगे? उनको तो भोजन चाहिए। तो फिर उनमें वो परंपरा है कि यदि भोजन की व्यवस्था नहीं हुई है तो परिवार का सबसे जो वृद्ध व्यक्ति है उसका कार्यक्रम होगा। लेकिन वो उनकी परंपरा है। ठीक है, तो जैव विविधता में क्या आ रही है? कमी। और जैव विविधता में कमी आ रही है तो मानव का क्या हाल होगा? मानव की संख्या में भी क्या आ जाएगी? कमी। तो ये सारे परिवर्तन आपको कब दिखेंगे? जब अपन कहाँ जाएंगे? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो अक्षांशीय वृत्त है, अक्षांशीय वृत्त के रूप में निर्धारित है। अब नीचे वाले मतलब 0 डिग्री वाले जो है वो क्या है? वृत्त है। और ऊपर की ओर जाने पर क्या हो जाते हैं? लघु वृत्त हो जाते हैं। जिससे क्या होता है कि ध्रुवों की ओर जाने पर दूरी में तो क्या हो रही है? वृद्धि, लेकिन क्षेत्रफल में क्या आ जाती है? कमी। इसके अलावा तापमान में कमी, केवल वृद्धि एक में होती है। इसमें वायुदाब में वृद्धि हो जाती है। और वर्षा की मात्रा में कमी आती है, जिससे वनस्पति में क्या आ जाएगी? कमी। और जैसे वनस्पति में कमी आएगी तो जैव विविधता ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? कम। और जैव विविधता कम होगी तो मानव की संख्या में भी क्या आ जाएगी? कम। इसके अलावा यदि आपसे पूछ ले कि अक्षांश वृत्त जो है किसका प्रदर्शन करते हैं, तो अक्षांश वृत्त किसका प्रदर्शन करते हैं? कोणीय दिक्मान का प्रदर्शन करते हैं। कोणीय दिक्मान का ये क्या करते हैं? प्रदर्शन करते हैं। मतलब कोण के रूप में क्या की जाती है? निर्धारित की जाती है। ठीक है, और इनका जो निर्धारण विस्तार है वो किधर पाया जाता है? ये पाया जाता है पूर्व से पश्चिम दिशा। इधर खींची जाती है पूर्व से पश्चिम दिशा में। इनका क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। कोणीय दिक्मान का प्रदर्शन कर रही है कोण के रूप में, तो ये सारे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ठीक है, और इसके अलावा इनका विस्तार किधर है? पूर्व से पश्चिम की ओर। ये कुछ ही विशेषताएं किनकी पाई जाती है? अक्षांश रेखाओं की पाई जाती है। ठीक है, अब इससे पहले आगे चले अपन थोड़ा सा नोट कर लिया जाए। चलो, हेडिंग डाली थी अपन ने क्या? अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा के सामने डैश लगा के लिखो। पृथ्वी के केंद्रीय भाग
पृथ्वी के केंद्रीय भाग, पृथ्वी के केंद्रीय भाग, पृथ्वी के केंद्रीय भाग को आधार मानकर, केंद्रीय भाग को आधार मानकर, केंद्रीय भाग को आधार मानकर पृथ्वी तल पर, पृथ्वी तल पर, पृथ्वी तल पर किसी स्थान, पृथ्वी तल पर किसी स्थान, किसी स्थान की कोणीय स्थिति, पृथ्वी तल पर किसी स्थान की कोणीय स्थिति, ये स्थिति उस स्थान का अक्षांश कहलाती है। कोणीय स्थिति उस स्थान का अक्षांश कहलाती है, उस स्थान का अक्षांश कहलाती है, जो कोण के रूप में प्रदर्शित होती है, जो कोण के रूप में प्रदर्शित होती है, कोण के रूप में प्रदर्शित होती है, कोण के रूप में प्रदर्शित होती है। नेक्स्ट अगली लाइन लिखो, ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या, ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या, ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या, कुल अक्षांशों की संख्या और सामने डैश लगा के 0 + 90 + 90 बराबर 181, ताकि वो चीज याद रहेगी भाई 181 क्यों है। 0 + 90 + 90 बराबर 181। नेक्स्ट अगली लाइन में, ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या और डैश लगा के 179 और 179 के सामने कोष्टक में लिख देना 181 - 2 और -2 किसको हटाया पढ़ने, जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। 179। एक लाइन और लिख दो, मानचित्र पर अक्षांश रेखाओं की संख्या, मानचित्र पर अक्षांश रेखाओं की संख्या, मानचित्र पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कोई 81। वैसे मानचित्र पर खींची जाती नहीं है, लेकिन चूंकि मानचित्र क्या है, ग्लोब का है, तो द्विविमीय निरूपण है। नेक्स्ट अगली लाइन लिखो, अक्षांशों का निर्धारण, अक्षांशों का निर्धारण, अक्षांशों का निर्धारण ध्रुव तारे, ध्रुव तारे, ध्रुव तारे की सहायता से, ध्रुव तारे की सहायता से किया जाता है, ध्रुव तारे की सहायता से किया जाता है, जो उत्तरी ध्रुव पर लंबवत, जो उत्तरी ध्रुव पर लंबवत, उत्तरी ध्रुव पर लंबवत, उत्तरी ध्रुव पर लंबवत, लंबवत क्या है, कोष्टक में लिख देना 90 डिग्री, 90 डिग्री, लंबवत व निम्न अक्षांशों की ओर जाने पर, निम्न अक्षांशों की ओर जाने पर 90 डिग्री, व निम्न अक्षांशों की ओर जाने पर, निम्न अक्षांशों की ओर जाने पर कोणीय दिक्मान में कमी आती है, निम्न अक्षांशों की ओर जाने पर कोणीय दिक्मान में कमी आती है, कोणीय दिक्मान में कमी आती है। अतः अतः समान कोणीय दिक्मान, अतः समान कोणीय दिक्मान
समान कोणीय दिक्मान, समान कोणीय दिक्मान वाले स्थानों, समान कोणीय दिक्मान वाले स्थानों, समान कोणीय दिक्मान वाले स्थानों को मिलाने वाली, समान कोणीय दिक्मान वाले स्थानों को मिलाने वाली, ने वाली काल्पनिक रेखाएं, कोणीय दिक्मान वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखा कहलाती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। समान कोणीय दिक्मान वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। जिन्हें डिग्री के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिन्हें डिग्री के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, डिग्री के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, डिग्री के रूप में प्रदर्शित। ठीक है, आगे लिखो। अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं, अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं, अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं, अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं। अब उसमें फर्स्ट लिखो, पहले ये स्टार्टिंग वाली दो लिख देना इधर। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट लाइन में कोणीय, क्षैतिज कोणीय दिक्मान का प्रदर्शन, क्षैतिज कोणीय दिक्मान का प्रदर्शन, क्षैतिज कोणीय दिक्मान का प्रदर्शन, क्षैतिज कोणीय दिक्मान का प्रदर्शन। सेकंड लाइन में लिखो, पश्चिम से पूर्व दिशा में, पश्चिम से पूर्व दिशा में, पश्चिम से पूर्व दिशा में, पश्चिम से पूर्व दिशा में निर्धारण, पश्चिम से पूर्व दिशा में निर्धारण, पश्चिम से पूर्व दिशा में निर्धारण। नेक्स्ट, अगली विशेषता, एक दूसरे से, एक दूसरे से समान अंतर पर, एक दूसरे से समान अंतर पर निर्धारित होने के कारण, एक दूसरे से समान अंतर पर निर्धारित होने के कारण समानांतर की संज्ञा, एक दूसरे से समान अंतर पर निर्धारित होने के कारण समानांतर की संज्ञा, एक दूसरे से समान अंतर पर निर्धारित होने के कारण समानांतर की संज्ञा। अगली विशेषता, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी। पहले तो डायरेक्ट लिख दो औसत दूरी, जो 111.13 किलोमीटर, तो 11.13, ये तो औसत दूरी है। अब इसी लाइन के सामने ये वाला डायग्राम बना लो। इसमें 40,008 के आगे 3 बार लिखने की जगह इसी 40,008 के आगे लिखना चौथा भाग, और चौथा भाग कितना है, 10,002, 10,002 में अपन ने कितने खींचे हैं, 90, तो आपकी दूरी कितनी आई है, 111.3 किलोमीटर आई।
अगली लाइन लिखो, अक्षांश रेखाएं वृत्त के रूप में निर्धारित होती है। अक्षांश रेखाएं वृत्त के रूप में निर्धारित होती है। अक्षांश रेखाएं वृत्त के रूप में निर्धारित होती है। वृत्त के रूप में निर्धारित होती है। अतः अक्षांश वृत्त की संज्ञा, अतः अक्षांश वृत्त की संज्ञा, अतः अक्षांश वृत्त की संज्ञा। अब इसी में लिखना 0 डिग्री बृहत वृत्त, बृहत वृत्त की संज्ञा। इसी में अगली लाइन में 0 डिग्री बृहत वृत्त व शेष लघु वृत्त के रूप में। 0 डिग्री बृहत वृत्त व शेष लघु वृत्त के रूप में। 0 डिग्री बृहत वृत्त व शेष लघु वृत्त के रूप में। शेष लघु वृत्त के रूप में। लघु वृत्त के रूप। अब बृहत और लघु का कॉन्सेप्ट अपन को समझना है, तो ये थोड़ा सा लिख सकते हो आप कि 0 से आप 60 डिग्री वाले वृत्त की बात करेंगे तो 0 की तुलना में आधा ही होता है। 80 वाला जो होता है वो 0 की तुलना में 1/6वां भाग होता है। और 90 डिग्री पर तो केवल बिंदु हो जाता है। आकार क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। तभी अपन ने क्या कहा है कि शेष व्रत जो होते हैं वो कैसे होते हैं? लघु व्रत होते। अगली लाइन लिखो, विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, हाँ, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर। अब इसमें लाइन वाइज लिखना है। फर्स्ट लिखना है दो अक्षांशों के मध्य की दूरी में वृद्धि व क्षेत्रफल में कमी। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी में वृद्धि व क्षेत्रफल में कमी। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी में वृद्धि व क्षेत्रफल में कमी। क्षेत्रफल में कमी। क्षेत्रफल में। नेक्स्ट सेकंड लिखो, तापमान में कमी व वायुदाब में वृद्धि। तापमान में कमी व वायुदाब में वृद्धि। तापमान में कमी व वायुदाब में वृद्धि। वायुदाब में वृद्धि। नेक्स्ट अगला लिखो, वर्षा की मात्रा में व वनस्पति में कमी। वर्षा की मात्रा व वनस्पति में कमी। वर्षा की मात्रा व वनस्पति में कमी। वर्षा की मात्रा व वनस्पति में कमी। नेक्स्ट जैव विविधता में कमी। जैव विविधता में कमी। जैव विविधता में कमी व जनसंख्या में कमी। जैव विविधता में कमी व जनसंख्या में कमी। जैव विविधता और जनसंख्या में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। ठीक है, ये सारी किसकी विशेषताएं हैं? अक्षांश रेखाओं की। इसमें सबसे विशेष जो आपको ध्यान रखना है, एक तो ये वाली, दूरी में तो भले ही वृद्धि होती है लेकिन क्षेत्रफल में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। बाकी जनरल से अपन सीधा सीधा देखें तो भाई दूरी बढ़ रही है तो क्षेत्रफल भी बढ़ना चाहिए, लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट वहाँ काम करता है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पृथ्वी क्या होती जाती है? चपटी होती
चली जाती है तो क्षेत्रफल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, एक आपको याद रखना है कि अक्षांश जो होते हैं किसके रूप में निर्धारित होते हैं, वृत्तों के रूप में। इस वजह से इन्हें क्या कहा गया है, अक्षांश वृत्त की संज्ञा, जिसमें सबसे बड़ा वृत्त कौन सा, 0 डिग्री वृहत वृत्त जिसे ग्रेट सर्किल कहा जाता है, और शेष क्या होते हैं, लघु वृत्त या हाफ सर्किल कहलाते हैं। ठीक है, और एक आपको ध्यान रखना है कि इन्हें क्या कहा जाता है, समानांतर की संज्ञा। और दूरी जो होती है वो कितनी होती है दो अक्षांशों के बीच की, 111.13 किलोमीटर। अब इसी में छोटा सा और ध्यान रखना है कि भाई ये जो अक्षांश मानव ने खींचे हैं ग्लोब पर, क्यों खींचे हैं, कुछ तो उपयोग होगा इनका। अब उपयोग की जब अपन बात करते हैं तो सबसे मोटा उपयोग जो है वो किसमें होता है इनका, पहला उपयोग जो है वो है जलवायु कटिबंधों का निर्धारण। पहला उपयोग अक्षांशों का क्या है, जलवायु कटिबंधों का निर्धारण। कि मानव जो ये अक्षांश रेखाएं खींचा है, इन अक्षांशों के आधार पर चूंकि सूर्य की जो स्थिति होती है वो अक्षांशों के परपेंडिकुलर या सापेक्ष होती है। ठीक है, और जनरली अपन को पता भी है भाई सूर्य उत्तरी गोलार्ध में लास्ट कहाँ तक जाता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ तक, और दक्षिणी गोलार्ध में लास्ट कहाँ तक जाता है, 23.5 डिग्री साउथ तक। तो इनके बीच में तो लंबवत होता है, लेकिन बाकी जो अक्षांश बच गए 23.5 से ऊपर 90 तक और 23.5 से दक्षिण में 90 तक, वहां पर सूर्य कभी लंबवत नहीं चमकता। अब सबसे ज्यादा लंबवत कहाँ चमकता है, विषुवत रेखा पर। तो विषुवत रेखा पर तो सूर्यताप की मात्रा क्या होती है, ज्यादा प्राप्त होती है। लेकिन जैसे जैसे अपन ध्रुवों की ओर जाएंगे सूर्यताप की मात्रा यानी तापमान में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। अब जब तापमान में कमी होगी उसी के आधार पर जलवायु भी अपन को अलग अलग प्रकार की देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा तापमान आपको कहाँ मिलता है, विषुवत रेखा पर। और जैसे जैसे अपन ध्रुवों पर जा रहे हैं तापमान में क्या आती है, जा रही है कमी। और इसी तापमान की कमी के आधार पर यानी गिरावट के आधार पर मुख्यतः कितने कटिबंध निर्धारित किए गए, मुख्यतः मेजर क्लाइमेटिक जोन जलवायु कटिबंध कितने हैं, 3। ये कितने हैं, 3। कौन कौन से, उष्ण, शीतोष्ण और शीत। ठीक है, उष्ण किसे कहते हैं, एक तो आपका जीरो, जीरो के बाद में आपका 23.5, 23.5 के बाद में आपका 66.5 और उसके बाद में आपका 90। तो आपके कितने बन गए, 3 जलवायु कटिबंध। अब इन 3 जलवायु कटिबंधों में सबसे नीचे वाले को अपन क्या नाम देते हैं, उष्ण। उससे बीच वाला क्या कहलाता है, शीतोष्ण। और उससे ऊपर वाला जो है वो आपका क्या कहलाता है, शीत। और दो अक्षांशों के बीच का भाग तो क्या कहलाता है, कटिबंध। वो तो ऑटोमेटिक लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पर 3 शब्द आपके सामने, उष्ण, शीतोष्ण और शीत। अब आपसे कोई पूछ ले भाई उष्ण कटिबंध का तात्पर्य क्या है, उष्ण का तात्पर्य क्या होता है। अपने सामने तो उष्ण का शब्द आ गया, सीधा सीधा अपन बोल देंगे गर्म। क्या बोल रहे हैं, गर्म। ठीक है, जबकि उष्ण कटिबंध का तात्पर्य होता है ऐसा क्षेत्र जहां पर वर्ष भर तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से क्या रहता है, ऊपर रहता है। वर्ष भर तापमान कितना रहता है, 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। उस क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द पर्टिकुलर यूज लिया जाता है, उष्ण शब्द काम में लिया जाता है। उष्ण तापमान कितना रहेगा, 18 से ऊपर, मतलब कि आपको वहां पर शीतकाल मिलेगा, क्योंकि 18 से नीचे नहीं है। तो 18 से नीचे नहीं आया तो आपको ठंडे नहीं लगेगी, मतलब शीतकाल का वहां पर क्या पाया जाता है, अभाव। कौन से कटिबंध में, उष्ण कटिबंध में, जो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 23.5 के, 23.5 से 66.5 के बीच में। चूंकि सूर्य जो है यहाँ पर तो क्या हो रहा है, लंबवत चमक रहा है, 90 डिग्री का एंगल है। लेकिन जैसे आप यहाँ से यहाँ तक आओगे सौर विकिरण का तिरछापन थोड़ा क्या हो गया, बढ़ गया। अब थोड़ा बढ़ गया तो इस सौर विकिरण को इसकी तुलना में ज्यादा वायुमंडल को पार करना है, और ज्यादा वायुमंडल को पार करना है तो ऊर्जा का ह्रास क्या होता है, इसकी तुलना में ज्यादा होगा। तो एक तो कैंडिडेट थोड़ी दूर से 500 मीटर की दूरी से आ रहा है, एक 1 किलोमीटर की दूरी से आ रहा है। तो 500 मीटर से आ रहा है उसकी तुलना में 1 किलोमीटर से आने वाले कैंडिडेट की ऊर्जा खर्च क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पर जब वो पहुंचेगा तो प्रति इकाई तापमान की प्राप्ति क्या हो जाती है, कम। और तापमान की प्राप्ति कम हो गई तो तापमान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम। और उसके लिए आपने कौन सा शब्द दिया है, शीतोष्ण का मतलब हिंदी के आधार पर आप बोलोगे तो शीत प्लस उष्ण, जिसमें शीत की भी विशेषताएं हैं और उष्ण की भी क्या है, विशेषताएं हैं। लेकिन वैसे अपन बोले भौगोलिक रूप से तो ऐसा क्षेत्र जहां पर शीतकालीन तापमान तो 22 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 10 डिग्री सेल्सियस, और ग्रीष्मकालीन तापमान जहां पर कितना होता है, 22 डिग्री सेल्सियस, मतलब 22 से ऊपर नहीं जा रहा और 10 से नीचे नहीं आ रहा। ऐसे क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द यूज में लिया जाता है, शीतोष्ण। तो यहाँ पर बीच वाला क्षेत्र कौन सा है, शीतोष्ण कटिबंध। और मानव बसाव और मानव के विकास के लिए सर्वोत्तम जलवायु कटिबंध कौन सा है, क्योंकि 22 से ऊपर नहीं मिला और 10 से
नीचे नहीं गया, ना तो आपको गर्मी का एहसास हुआ ना आपको सर्दी का। तो 12 महीनों आप 365 से 1/4 दिन और 24 घंटों में 12 घंटे पढ़ाई करोगे, और 365 दिन ऐसे पढ़ाई करोगे तो 1 साल के अलावा आपको आवश्यकता पड़ेगी दूसरे साल की। पहली साल में आप नौकरी लो, मतलब आपकी क्रियाशीलता क्या पाई जाती है, ज़्यादा। अब आपकी क्रियाशीलता यहाँ पर जिस जलवायु में आप रह रहे हो वहाँ पर मुश्किल से 3 से 4 महीने मिलती है। एक तो अक्टूबर नवंबर वाली और एक फरवरी मार्च वाली। बाकी समय सर्दियों में तो हालत जानती हो, किताब तो लेंगे, पढ़ने की इच्छा हो रही है, रजाई में गए 5 मिनट में किताब कहाँ है अपनों को पता नहीं है, सुबह ही दिखेगी वो कहाँ पड़ी थी। और ग्रीष्म काल में किताब तो लेके बैठे हैं, लेकिन जैसे उधर कूलर या एसी बंद तो अपन भी बंद, बगलो यहाँ से पढ़ सकते हो आप। तभी तो मैक्सिमम ज़्यादातर कैंडिडेट ग्रीष्म काल में कहाँ चले जाते हैं, लाइब्रेरी पढ़ने थोड़ जाते हैं, एसी की हवा खाने। गर्मी से तो निजात मिलेगा कम से कम, ठीक है, क्योंकि वो कौन से कटिबंध की विशेषता है, उष्ण कटिबंध। और ये दशाएं अपन को मिलती है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। इसी कारण सबसे ज़्यादा विकसित महाद्वीप कौन से पाए जाते हैं आपके, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि वहाँ का मानव कैसा है, क्रियाशील। और ये बात अपन नहीं करी, अरस्तु कह गया था कब गई। अरस्तु के अनुसार जो व्यक्ति उष्ण कटिबंधीय जलवायु में पैदा होता है वो आलसी और डरपोक प्रवृत्ति का पाया जाता है। इफेक्ट है बात, कहीं गुंजाइश है इसमें। आलसी प्रवृत्ति का होता है, आलस है अपन में कूट कूट में, क्योंकि अपन कौन से कटिबंध में है, उष्ण कटिबंध। जैसे थोड़ी सी ठंड लगी, कोई काम के लिए बोल दे, बताना ही मत आज, घर वाले बोल दे 5 बजे उठना है, उठ सकता है कोई, जोर आ रहा है। अगर ग्रीष्म काल में आपको 12 बजे बोल दे जा वो गाय भैंसों को पानी पिलाओ, बस नहीं चले, नहीं तो कहने वाले का इलाज कर दे अपन पहले तो। कि दोनों कंडीशन में अपन को क्या आ रहा है, आलस। लेकिन आपको अक्टूबर नवंबर और फरवरी मार्च में कोई आलस नहीं आता, क्रियाशीलता प्रवृत्ति क्या पाई जाती है सबसे ज्यादा। और जो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का मानव होता है वो क्रियाशील प्रवृत्ति और निडर प्रवृत्ति का होता है। इस जलवायु के आधार पर मानव का क्या होता है, स्वभाव निर्धारित होता है। ये एरियाज आप इतिहास और पॉलिटी में पढ़ते भी हो। विश्व में जितने भी औपनिवेशिक देश बनाए गए सारे के सारे औपनिवेशिक देश उष्ण कटिबंध के थे। एक भी देश ऐसा बता दो जो शीतोष्ण कटिबंध का हो और उसके ऊपर किसी अन्य देश ने आके आधिपत्य कर लिया हो, राज करके चला गया हो। एक छोटा सा यूक्रेन है इतना सा, और इतना बड़ा रूस, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि यूक्रेन भी कौन सी जलवायु का, शीतोष्ण का, और रूस भी कौन सी जलवायु का, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का है। ये किसका प्रभाव है, जलवायु का। और इधर आपके चाहे 150 करोड़ भारतीय, और यदि वही रूस यदि भारत पर आक्रमण कर देता, भारत वाले आ जाओ बताओ कहीं करना है ना। फैक्ट बात है, किसका प्रभाव है, ये जलवायु का प्रभाव है। और ऊपर वाला कौन सा आपका, शीत कटिबंध। और शीत कटिबंध का मतलब जहां पर तापमान केवल ग्रीष्म काल में 10 डिग्री को पकड़ेगा, बाकी समय जीरो से क्या रहेगा, नीचे, वो आपका कौन सा होता है, शीत कटिबंध। अपनी कौन सी जलवायु है, भारत की या राजस्थान की, उष्ण, 18 से ऊपर ही रहता है, 10 से तो आज नीचे आ गया, और 10-15 दिन में और देख लेना आप, 2 से 3 डिग्री के पास आ जाएगा। उसमें आपका सीकर का फतेहपुर जो है वो जीरो से भी नीचे चला जाएगा, जोबनेर जीरो से नीचे चला जाएगा। तो उष्ण में कैसे हुई, 18 से नीचे नहीं आना चाहिए। कौन से में, हाँ अब सही पकड़े हो, ठीक है। कि उष्ण और शीतोष्ण के बीच में, और शीतोष्ण और शीत के बीच में, भाई डायरेक्ट थोड़ी उष्ण के खत्म होती शीतोष्ण आएगा आपका। दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, संक्रमण क्षेत्र पाया जाता है। भाई कभी ऐसे देखो हो कि भाई दो कैंडिडेट कहीं बैठे हुए हो, दो विद्यार्थी कहीं बैठे हो, और दोनों में एक बिल्कुल झगड़ालू प्रकृति का और एक बिल्कुल शांत स्वभाव का, और दोनों पास पास में बैठे हो, देखा कभी एग्जाम्पल। उनके बीच में वो दोनों पास पास में तब मिलेंगे कि लाइन में मिल सकते हैं, कब मिलेंगे, जब दोनों के बीच में दोनों की दशा वाला हो, जिसको लड़ाई झगड़ा करना भी आता हो और जिसको मीठी मीठी बातें भी करना आता हो, वो यदि बीच में है तो वो दोनों बैठ सकते हैं, अदरवाइज देखा होगा आस पड़ोस में जब किसी के झगड़ा हो जाता है और कोई मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति होता है वो दोनों की सुनता है। यदि कोई उसको गुस्से से भी बोल रहा है कोई बात, इग्नोर करके, दोनों की विशेषताएं होगी तो आप मध्यस्थता कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो दोनों कटिबंधों के बीच में एक तीसरा कटिबंध क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। अब जहां पर उष्ण और शीतोष्ण की दशाएं मिलेगी वो कटिबंध आपका क्या कहलाता है, उपोष्ण कटिबंध, सब ट्रॉपिकल जोन। और अपनी राजस्थान और भारत की जलवायु अपन कैसी बोलते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, क्योंकि भारत का आधा भाग कौन से कटिबंध में है, शीतोष्ण कटिबंध। अपन खुद कौन से में है, क्योंकि राजस्थान के केवल दक्षिण से तो टच हो रही है कर्क रेखा, तो उससे ऊपर का पूरा भाग किसमें है, शीतोष्ण में। लेकिन क्या अपनी शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है,
नहीं है। उसके लिए उत्तरदायी कारक अपने कौन, हिमालय पर्वत, क्योंकि हिमालय पर्वत साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों को भारत में प्रवेश करने नहीं देता है, और भारत में प्रवेश करने नहीं देगा तो तापमान उतना कम नहीं हो पाता है कि जितना कि होना चाहिए था। तो इस वजह से भारत की जलवायु कैसी पाई जाती है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, और उसके ऊपर शीतोष्ण और शीत के बीच में जो विकसित होता है वो कौन सा, समशीतोष्ण कटिबंध। तो टोटल वैसे तो कितने हैं, 5 है, लेकिन मुख्य कटिबंध कितने हैं, 3, उष्ण, शीतोष्ण और शीत। तो इन जलवायु कटिबंधों का निर्धारण किसके आधार पर होता है, अक्षांश रेखाओं के आधार। तो पहला उपयोग तो क्या है इनका, जलवायु कटिबंधों का निर्धारण। यदि अपन दूसरा उपयोग इनका बोलना चाहिए तो वो आप बोल सकते हो दो स्थानों के मध्य दूरी निर्धारण में, दो स्थानों के मध्य दूरी निर्धारण में इसका उपयोग कर सकते हैं अपन, अक्षांशों का दूरी माप सकते हैं अपन, क्योंकि अपन को पता है दो अक्षांश रेखाओं के बीच में दूरी कितनी है, 111.13 किलोमीटर। अब आपको कोई बोल दे आपकी एक सहेली है ए, वो कहाँ पर रह रही है, 1 डिग्री नॉर्थ पर रह रही है, और एक आपकी सहेली है बी, वो आपकी रह रही है 8 डिग्री नॉर्थ पर, और आपसे पूछ लिया जाए भाई दोनों के बीच में कितनी दूरी है, तो वो दूरी आप सीधा निकाल लोगे, क्योंकि दोनों के बीच में अक्षांशों का अंतर जो है वो कितना आ रहा है, कितना अंतर है। भाई जब भी अंतर निकालना हो बड़ी में से छोटी संख्या को घटा दो, कितना बचेगा, आपका अंतर निकल के आया कितना डिग्री का, 7 डिग्री का। अब 1 डिग्री बराबर कितना है, 111.13 किलोमीटर, और जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे वो आपकी क्या आ जाएगी, दोनों स्थानों के मध्य की दूरी। दो स्थानों के मध्य की दूरी का निर्धारण किसके आधार पर कर सकते हैं अपन, अक्षांश रेखाओं के आधार पर कर सकते हैं। तीसरा उपयोग जो आप इनका कर सकते हो वो किस में कर सकते हो, स्थिति निर्धारण में। तीसरा उपयोग इनका किस में हो जाएगा, स्थिति निर्धारण में। लेकिन स्थिति निर्धारण में आपको अकेले अक्षांश से काम नहीं चलेगा, आपको अक्षांश प्लस किनका उपयोग करना पड़ेगा, देशांतर। दोनों का साथ उपयोग करोगे तो आप क्या कर सकते हो, स्थिति का निर्धारण कर सकते हो। और ये अपन देखते हुए किसी भी स्थान की अपन सही अवस्थिति देखें तो उसमें सबसे पहले दोनों का मान लिखते हैं अपन, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। जैसे अपन भारत का ही बोलते हैं तो अक्षांशीय कितना बोलते हैं, 8 डिग्री 4 से 37 6, ये तो अक्षांश के आधार पर हो गया, और देशांतरों के आधार पर 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। तो दोनों को अपन को साथ में उपयोग लेना पड़ता है। तो 3 उपयोग है मोटे। सबसे मोटा उपयोग कौन सा, जलवायु कटिबंधों का निर्धारण। दूसरा उपयोग कौन सा, दूरी मापन। और तीसरा उपयोग कौन सा है, स्थिति निर्धारण में। लेकिन स्थिति निर्धारण में आपको अक्षांशों के साथ किसका उपयोग करना है, देशांतरों। तो सबसे मेन उपयोग हुआ जलवायु कटिबंधों का। तो जलवायु तो ले जगह टिकी हुई है, किस पर टिकी हुई है, पूरी अक्षांशों के आधार पर। 3 उपयोग नोट कर दो नीचे, हेडिंग लिखो, अक्षांशों का उपयोग, अक्षांशों का उपयोग, अक्षांशों का उपयोग, अक्षांशों के उपयोग के सामने पहले तो डैश लगा के लिख दो। जलवायु कटिबंधों का निर्धारण, छोटा सा डायग्राम बना
60 से 70 NS, नॉर्थ साउथ दोनों गोलार्धों में है ना, उत्तरी में भी और दक्षिणी में भी। ये भी 20 से 30 NS दोनों गोलार्धों में। अगली विशेषता लिख दो, दूरी निर्धारण, दूरी निर्धारण, दूरी निर्धारण। तीसरा उपयोग लिख दो, स्थिति निर्धारण। स्थिति निर्धारण के सामने लिखना अक्षांश प्लस देशांतर निर्धारण, स्थिति निर्धारण, स्थिति निर्धारण। तीन मोटे उपयोग है किसके, अक्षांश से रेखाओं के। ये हो गया अपना अक्षांशों का जनरल इंट्रोडक्शन। निर्धारण कैसे होता है, ये विशेषताएं क्या क्या होती है। अब अपन बात करेंगे प्रमुख अक्षांश रेखाएं, जिनमें एक तो आपकी रहेगी कौन सी, 0 डिग्री रेखा या इक्वेटोरियल लाइन। अब इन रेखाओं के साथ एक तो सूर्य की स्थिति कब इनके ऊपर लंबवत होती है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, और उसके साथ साथ ये रेखाएं महाद्वीपों के कौन कौन से भागों से गुजर रही है, कितने देशों से जा रही है। और एक यदि इन रेखाओं पे कोई नदी पार कर रही है, इसको काट रही है, कोई झील वगैरह इनके ऊपर अवस्थित है, तो उसमें तीन मुख्य रेखाएं देखेंगे अपन, 0 डिग्री, 23.5 नॉर्थ जिसको अपन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा बोलते हैं, और एक 23.5 साउथ जिसको अपन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा। जनरली अब तक अपन ने जो बात करी है उसका यदि अपन निष्कर्ष निकाले तो ज्योग्राफी शब्द कौन सी भाषा का, ग्रीक भाषा का। इसने दिया इरेटोस्थनीज ने। क्या शब्द दिया, जियोग्राफिया। ज्योग्राफी कितने शब्दों के योग से, दो, जियो प्लस ग्राफोस। जियो मीन्स अर्थ, ग्राफोस मीन्स क्या होता है, अध्ययन या वर्णन करना। ठीक है। फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, हिकिटियस। कौन सी पुस्तक, 10 पीरियड्स में क्या कार्य किया, भूगोल को व्यवस्थित रूप से वर्णन किया उसका। ठीक है। जबकि व्यवस्थित भूगोल के पिता कौन है, इरेटोस्थनीज। मानव को अध्ययन करना था किसका, पृथ्वी का। पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए मानव के पास में स्रोत दो, या तो मानचित्र, लेकिन मोटा कौन है, ग्लोब। पहला मानचित्र किसने बनाया, अनेक्सी ने। ठीक है, अनेक्सी ने। और मानचित्र क्या है, पृथ्वी का द्विविमीय निरूपण, 2 डायमेंशनल। ठीक है। और ग्लोब क्या है, पृथ्वी का प्रतिरूप या मॉडल है। और पहला ग्लोब किसने बनाया, मार्टिन बेहम ने बनाया। ग्लोब के अध्ययन के लिए मानव ने क्या किए, कुछ परिमाप या पैरामीटर निर्धारित किए। वो परिमाप या पैरामीटर क्या है, अक्षांश व देशांतर है। जैसे पैरामीटर निर्धारित किए, मानव के पास में कौन सी जानकारी आई, पृथ्वी की शेप। और पृथ्वी की शेप जो है वो कैसी है, जियोड या लघुवक्ष गोलाभ। कैसे पता चली, दो व्यास के आधार पर, विषुवतीय व्यास 12,756, ध्रुवीय व्यास 12,714। तो अपन को पता चल गया पृथ्वी विषुवत रेखा के पास में उभरी हुई है और ध्रुवों के पास में क्या पाई जाती है, चपटी पाई जाती है। सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया अक्षांश। अक्षांश क्या है, पृथ्वी के केंद्र को आधार मानकर किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति, उस स्थान का क्या कहलाती है, अक्षांश। जबकि पृथ्वी तल पर समान कोणीय स्थिति वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है, जो कोण या डिग्री के रूप में प्रदर्शित की जाती है। ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या 181, 0 प्लस 90 नॉर्थ 90 साउथ, 181। ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179, और मानचित्र पर 181। ठीक है। अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है, दो के बीच की, औसत औसत 111.13 किलोमीटर। क्यों थी, क्योंकि ध्रुवीय परिधि कितनी है, 40,008, उसका चौथा भाग 10,002, और उस पर खींची अपन ने कितनी, 90, तो कितनी 111.13, जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन क्षेत्रफल में क्या आ जाता है, कमी आ जाती है। इसके अलावा अक्षांशों को क्या संज्ञा दी जाती है, समानांतर की संज्ञा। अक्षांश रेखाओं को क्या कहा जाता है, अक्षांश वृत्त, जिसमें सबसे बड़ा
विषुवत-रेखीय वृत्त, और बाकी शेष क्या है, लघु वृत्त, जिसमें 60 डिग्री वाला आधा है और 80 डिग्री पर जाते क्या हो जाता है, 1/6 हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में कमी, वायदा में वृद्धि, वर्षा में कमी, वनस्पति में कमी, जैव विविधता में कमी, और जनसंख्या में क्या आ जाती है, कमी। उपयोग काय में करोगे इनका, जलवायु कटिबंधों का निर्धारण और दूरी मापन और स्थिति निर्धारण। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, बाकी चीजें अपन